अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल और हम सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। तो सबसे पहले आवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सुबह ये देख कर कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कमी कर दी गई है और ये जो कमी है वो भी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2-3 रुपये या 1 रुपये 2 रुपये तो कमी हो जाती है, 4-5 रुपये, लेकिन अभी 8 रुपये कमी का ऐलान किया गया, जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। तो नई कीमतों का इतलाक़ जो है शहर के मुख्तलिफ जो पेट्रोल पम्प्स हैं, आप जहाँ से भी फूल लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको नई कीमत के हिसाब से पेट्रोल अब दस्तयाब होगा। और पहले पेट्रोल की जो कीमत थी वो 267 रुपये थी, 267 रुपये थी, तो वो अब कम होकर 259 रुपीज़ पर आ गई है, तो ये अच्छा हुआ। उसके अलावा एक और बड़ी अच्छी खबर हमने कल ये देखी, बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई। बहरे टाउन कराची में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के 6 बच्चों की पैदाइश हुई है और बड़े क्यूट कब्ज़ हैं, आप देख भी रहे हैं फुटेजेस में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और 6 बच्चे हैं जो कि ये पैदा हुए हैं। तो ये भी बच्चों के लिए अगर आप जाना चाहें, दिखाना चाहें तो उनको जा सकते हैं। प्राइवेट ज़ू भी है, वहाँ पर भी ये शेर है और उसके जो बच्चे हैं वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा हमने कराची में कल ये देखा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में गुज़िश्ता 15 घंटों के दौरान जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें अगर नज़र डाली जाए तो 7 अफराद जाँ बहक हो गए कल सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक हादसात की नज़र में। वीटा चौरंगी पर हादसा हुआ और तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक हो गई। नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ, वहाँ पर मोटरसाइकिल को टक्कर लगी जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए। उसके अलावा न्यू कराची और दाऊद चौरंगी, भैंस कॉलोनी, ये तमाम जो है ना वो गाड़ी की टक्करों से यहाँ पर लोग जो मोटरसाइकिल सवार थे वो ज़्यादातर मुतासिर हुए। FB एरिया में भी यही हुआ कि ट्रॉलर ने टक्कर मारी, मोटरसाइकिल सवार जान से गया। तो तकरीबन जो 7 अफराद थे कुछ ही घंटों के अंदर वो जान की बाजी हार गए और 21 अफराद जो है इन हादसात के अंदर ज़ख्मी भी हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसात बढ़ते जा रहे हैं, रेशो बढ़ा और पैटर्न एक ही है, तेज़ रफ्तार ट्रक, तेज़ रफ्तार ट्रॉलर या गाड़ी की टक्कर से जो है ना वो बाइक राइडर्स जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा वफाकी टैक्स मोहतसिब ने अस्कुन नोटिस लिया है कि मछली जो है बरामद करने वाले जो लोग हैं उन्होंने शिकायत की और उस पर FBR ने जो है उन्हें कार्रवाई करने की हिदायत की है। एक्सपोर्ट की रकम लाने में मुश्किलात खड़ी करने पर एक्शन किया गया है और FTO ने मछली की मसनूआत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मुताद नोटिस जारी करने के लिए और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और तहकीकात जो है इस हवाले से शुरू भी कर दी गई हैं। इसके अलावा जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में आज सुबह कमी का इतलाक़ कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ जो ग़िज़ाई अजनास हैं उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। दाल चावल महंगे हो गए हैं, 5 रुपये से 50 रुपये तक होल सेल प्राइसेस में इसके इजाफा देखा गया है। पिछले दिनों भी दाल की प्राइसेस में इजाफा किया गया था और अभी ये दूसरा इजाफा हम देख रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर जो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। मूंग की दाल की अगर बात की जाए तो मूंग की दाल 50 रुपये इजाफे से 320 रुपये फ़ी किलो पे पहुंच गई है। चने की दाल में 20 रुपये इजाफा किया गया, 240 रुपये फ़ी किलो दाल मिल रही है। मसूर की दाल 275 से बढ़कर 280, यानी तमाम जो दालें हैं वो 300 को टच ही करने वाली हैं और कुछ तो इससे ज़्यादा हो गई हैं। अगर बासमती चावल की बात की जाए तो आम जो चावल है वो इस वक्त 300 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है और जो पुराना सुपर बासमती है उसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ है और वो 390 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया। तो यानी इतनी ज़्यादा कीमतों में इजाफा हो गया। दाल चावल जो कि एक आम बंदे की गरीब घराने की ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं ना कि सादा खाना, वही अब इतना कॉस्टली हो चुका है। उसके अलावा कराची से एक और ख़बर ये कि दरख्तों की जो कटाई है उसका सिलसिला नहीं रुक सका। हमने पहले भी खबर दी थी और इससे पहले भी खबरें शामिल की थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। रात गए गुलिस्तान जौहर की जो मरकज़ी सड़क है उस पर मज़ीद दरख्त काट दिए गए। आप ये दरख्तों की फुटेजेस भी देख रहे हैं कि किस तरह बेदर्दी से दरख्त काटे जा रहे हैं, रातों रात ये हो रहा है और कोई इसमें जवाबदेह नहीं है। सफूरा टाउन के डायरेक्टर HR के हुक्म पर ये दरख्त काटे जा रहे हैं, ये कहा गया और उनका ये मौक़िफ़ है कॉर्नो कॉप्स के दरख्त हैं इसलिए उनको काटा जा रहा है कि माहौल दोस्त नहीं है। तो सैकड़ों दरख्तों की जो कीमती लकड़ी है उसके हवाले से भी नहीं पता कि इंतज़ामिया से जब पूछा गया सिटी 21 की टीम की जानिब से कि ये कहाँ है तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और शहरी ये कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हमें सुकून था और छाँव रहती थी, दरख्तों की वजह से आने जाने में आसानी थी। अगर ये काटे गए तो क्या प्लान है? डायरेक्टर HR से पूछा तो जाए कि आपने फरमान जारी कर दिया तो इसके बाद
क्या नए दरख्त लगा रहे हैं आप, कब लगा रहे हैं, कितने पुराने लगाएंगे, क्या करेंगे, कुछ इस हवाले से भी बता दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा मुतादिद खबरें और हैं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ पर नज़र डाल लेते और उन खबरों को हम आगे भी शामिल करेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो न्यूजीलैंड है उसने पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी है। पहला T20 भी पाकिस्तान हार गया था और अभी दूसरा मैच हुआ उसमें भी जो है वो पाकिस्तान हार गया है। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी न्यूजीलैंड के आगे कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। न्यूजीलैंड की जानिब से 195 रन का हदफ दिया गया था, पाकिस्तानी टीम 173 रन पर ही आउट हो गई। तो इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा सिंध प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है, पहला एडिशन है और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी जलवागर होंगे, कहाँ कहाँ इसके मैचेस, क्या प्लान है, इस हवाले से भी बात करेंगे आज के शो में। तो सबसे पहले जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जावेद भाई, ये जो सिंध प्रीमियर लीग होने वाली है, जी। ये कब से स्टार्ट होगी? और सुना है बड़े अच्छे और मारूफ खिलाड़ी भी इस दफ़ा सिंध प्रीमियर लीग का हिस्सा है। हाँ, ये 25 जनवरी से कराची में नेशनल स्टेडियम में होगी। सारे मैचेस के नेशनल स्टेडियम में होंगे क्योंकि सिंध में या बलुचिस्तान में कोई ख़ासकर सिंध में अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम कोई मौजूद नहीं है जो सहूलियात वहाँ पर उसका फुकदान है। तो नेशनल स्टेडियम ही ऐसा है जहाँ पे सारे मैचेस इसके होंगे और 25 से लेकर जनवरी शुरू होगा, 5 फरवरी तक चलेगा। इवेंट में 6 डिवीज़न की टीमें हिस्सा लेंगी, जैसे कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह की टीम। जी। तो इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे, कुछ फॉरनर्स को भी अप्रोच हुआ है तो उनकी तरफ से कन्फर्मेशन अभी आना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान के बड़े नामवर खिलाड़ी जो हैं, लेजेंड्स, शोराफाक जिनको हम बोलेंगे, वसीम अकरम, मिसबा, यूनुस खान, हर किसी न किसी टीम से जुड़ गए हैं। कोई मेंटोर बना है, कोई सदर बना है, कोई खिलाड़ी बना है, किसी का कोई कोच बना है। तो अच्छे एक्शन से भरपूर मुकाबले होंगे नेशनल स्टेडियम में। इलेक्शन से पहले लोगों को थोड़ी तफरीह ज़रूर देखने को मिलेगी कराची में, क्योंकि इलेक्शन उसके 3 दिन बाद फिर इलेक्शन है, 5 फरवरी के बाद 8। अच्छा, ये प्राइवेट फ्रेंचाइज है या इसमें गवर्नमेंट का भी? क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग, देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएट था, उसने शुरू किया था पिछली सिंध गवर्नमेंट। अब तो निगरान हुकूमत चल रही है, तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि सिंध में भी जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग है, तो सिंध में भी एक लीग हो। अच्छा, तो उन्होंने कोशिश की थी और एक आरिफ मलिक इसके सदर हैं, तो काफ़ी कोशिश उनकी, फिर वो कश्मीर प्रीमियर लीग को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी हो और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत इसमें ज़्यादा काम किया है, बहुत उसका होमवर्क रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब पिछली थी। तो अब ये पाए तकमील को पहुंचने जा रहा है, एक उनका प्रोजेक्ट है और उम्मीद की जा रही है ज़बरदस्त शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। इसकी ख़ास बात यह कि जो हमारे अंदरूनी सिंध के खिलाड़ी जो नज़रअंदाज हो जाते थे, उनको मौका नहीं मिलता था अपने टैलेंट को शो करने का, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। हर टीम में एक कैटेगरी उन्होंने ख़ास रखी, सिंधी प्लेयर्स। तो उसमें सिंधी प्लेयर्स का होना लाजमी होगा, 2 खिलाड़ियों का प्लेइंग 11 में भी। तो इस तरह वो ज़रूर खेलेंगे और यकीनन देखें हमारे सिंध से भी अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे शाहनवाज धानी हैं, उसके अलावा नुमान हैं, जाहिद महमूद हैं। उससे पहले शर्जील खान हैदराबाद से आए, फिर सबसे पहले आए अजीम घुमन, एक नौजवान खिलाड़ी थे। तो इस तरह काफ़ी अब 23 से पाकिस्तान टीम में आमद जारी है अंदरून सिंध से खिलाड़ियों की, क्योंकि वहाँ शौक़ बहुत बड़ा है और थोड़ी फैसिलिटीज़ अगर वहाँ बेहतर हो जाए ना, ग्राउंड स्टैंडर्ड आप उसका अच्छा करें और स्कूलों में क्रिकेट या स्पोर्ट्स को आप ज़रा रिवाइव करें, वहाँ ग्रास रूट लेवल से स्पोर्ट्स हो, तो ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है। मेरा तो ख्याल है कि अब अंडर 13, अंडर 19 जो है ना, उसको भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा भी मेरे ख्याल से उसको किसी लीग्स वगैरह को लॉन्च करना चाहिए ताकि टैलेंट सामने आए। ये अभी दुनिया भर में अब ये भी हो रहा है। 1.5-2 साल पहले जब रमीज़ आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, तो उन्होंने जूनियर लीग कराई थी, लेकिन वो बहुत ही महंगी पड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान को, क्योंकि 90 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गए, उसका हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे पैसे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में तो पैसा इतना है ना, जहाँ चाहे चेयरमैन आएगा वो उसकी जो दिल चाहेगा वो कर रहा है, बस अपने गवर्निंग बोर्ड के अरकान को मिला के, क्योंकि वो गवर्निंग बोर्ड के अरकान तो वही करेंगे, आप उनको बताएंगे और जहाँ आप उनको खुश रखेंगे, उनकी भी खुशी अगर इसमें है, उनको कोई घूमने फिरने को मिल रहा है, उनकी कोई टीएडीए बन रहा है, तो कहते हैं ओके जाने दो, ठीक है, जो आप बॉस जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह होता है, हर जगह ऐसे इदारों में होता है कि नहीं, आप लिमिट कर दें बजट को। देखें, और 90 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, हाँ, टैलेंट प्रमोट करना है, 90 करोड़ मैटर करते हैं, ज़ाया हो गए ना आपके। इसके बजाय 90 करोड़ में तो एक स्टेडियम भी बन सकता रहा, अंदर से आप एक स्टेडियम बना देते, जैसे अब आप एकेडमी लगा देते। एकेडमी 90 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपने बगैर सोचे समझे जूनियर पे दुनिया में कहीं पैसे नहीं जाए किए। इतना पैसा क्यों लगा दिया था उन्होंने?
बस वो क्या नया किया था तजुर्बा इसमें? करने जा रहे हैं, तजुर्बे के चक्कर में हम लोग बहुत सारे पैसे ज़ाया कर देते हैं। प्लानिंग नहीं होती कि उसका होमवर्क बेहतर हो कि आप हाँ। इसका आपको रद्द-ए-अमल क्या आएगा, इसका हासिल-उसूल क्या होगा, वो आप सोचे समझे बगैर 90 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। यहाँ अब जमा करने जाएँ तो आप टैक्स लगा-लगा के पब्लिक के खून चूस लेते हैं, लेकिन आप खर्च करने जाते हैं तो ऐसे खर्च करते हैं जैसे दादा जायदाद छोड़ के गए थे। ऐसे ऐसे ही खर्च लग रहा करते है। हैं क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसे ही, क्योंकि आमदनी बेहिसाब है, आईसीसी से पैसे आ रहे होते हैं। आईसीसी से भी पैसा आ रहा है, आमदनी बेहिसाब भी, तो फिर वही वाली बात है ना कि हाउ टू यूटिलाइज इट, आप वो इसे कैसे बस यूटिलाइज जो करें, आप खजाने में बैठ डिफरेंट जाता है वो हाँ। कहता है मेरे ही हक है और हाँ, मैं ये ऐसे मसला हो रहा है। हाँ, ऐसे खर्च करूंगा जैसे मेरे अपनी जाती जायदाद हो। बस अल्लाह ही रहम करे हमारे मामला पे। उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की भी बात करते हैं। दूसरा मैच भी पाकिस्तान हार गया, आगे कोई उम्मीद है? 5 देखिए मैचेस की 5 मैचों सीरीज की है ना, सीरीज है ये, और हर मैच में हम पहला यही मैच बोलेंगे थोड़ा अगला जीते। एकतरफा रहा था, दूसरा क्लोज जाके पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान के 2-3 खिलाड़ी बिल्कुल क्लिक नहीं हो पाए। बाबर आजम ने 50 की, फ़खर जमान ने बड़ा अच्छा खेला, 25 बॉलों में 50 रन बनाए, 5 छक्के भी मारे उन्होंने। लेकिन हम लोग मिसिंग कर रहे हैं, यानी आपको मैच जब तक फिनिश नहीं करेंगे कि बाबर आजम ने 65 रन बनाए, और काफ़ी लोग यही कह रहे होते हैं बाबर आजम फिर अपने लिए खेल रहे हैं। देखिए आप 50 बना लें, लेकिन एक 40 बाबर बना लें, आजम की भी तो जिम्मेदारी नहीं है ना, 65 रन बना ली, अब और क्या चाह रहे हैं? देखिए मैच को आपको फिनिश करके जाना है ना। आपको अगर टीम को 40 रन चाहिए और आप आउट होकर चले जा रहे हैं, आपके पास आपको पता है आपके पास जान के आउट हुए वो, जी जान के आउट हो गए। नहीं, जान के आउट नहीं हुए, लेकिन आपको तो फिनिश करना है। देखिए कप्तान या सीनियर खिलाड़ी की, कप्तान तो खराब नहीं रहे वो, लेकिन सीनियर खिलाड़ी के हैसियत से उनको मैच फिनिश करके जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे ख़राब खेल रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं तो इसलिए कहते हैं वो बेहतर है दूसरों से। हाँ, अब तो बात ये ये कि मुश्किल बाकी है। जो बैट्समैन हैं हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी उनका बॉलिंग क्या की, रोल रहा? 3 विकेट उन्होंने हासिल की एक ही ओवर में, ओवर हैट्रिक की उन्होंने। लेकिन अब तीसरा मैच कल है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से, और देखते हैं कि शायद कुछ बाउंस बैक करे पाकिस्तान टीम। चेंजेस नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज़म खान का मुझे लग रहा है कि वो अब 2 मैचों में कुछ कर नहीं सके थे, बहसीत विकेट कीपर खेले थे वो। बैटिंग लाइन जो है ना वो काफ़ी वीक हो गई लग रहा है अभी। अभी क्लिक नहीं हो पा रहे, हालांकि ये अब कुछ कर जाना चाहिए। आप क्लोज जाके हारे तो शायकीन को शिकायत नहीं होती। आप जब ज़्यादा बड़े मार्जिन से आते, पहला मैच 46 रन से हार गए थे, दूसरा भी आप हार गए, तो अब देखते हैं कि कितना लोगों ने शिकस्त से सीखा और गलतियां दोबारा ना दोहराएं कल के मैच में। तो अब कब है दूसरा तीसरा मैच कब है? कल है यानी होगा? कल है ठीक पाकिस्तान है, का। कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है? चेंजेस करने जा रहे हैं, 2 उम्मीद है तब्दीली होगी, आज़म खान और एक और खिलाड़ी को भी ड्रॉप होने का इम्कान है, क्योंकि आज़म खान दोनों मैचों में कुछ कर नहीं सके। हालांकि उनसे उम्मीद है कि क्लिक तो कर जाते हैं, लेकिन शायद कि अगर नहीं कर पाए, या मैनेजमेंट का क्या इरादा है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वो उनको बैठा के आराम दिया जाएगा और किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। सही। तो ये स्पोर्ट्स पे तो बात होती ही रहती है आपसे, लेकिन एक और खबर ये भी थी आज के पेट्रोल की प्राइस कम हुई है। अच्छी मैंने शामिल भी कर रात दी है को ना, ये देखी खबर तो मैंने अच्छी तो क्या लगी कल ही फ्यूल कि जो चलें। है वो गाड़ी में डलवाया, आज डलवाना चाहिए। मैंने भी इत्तेफाक से कल डलवाया। अच्छा, मैंने ये कोई हर मसला दफा हो नहीं, जाता है मेरे साथ तो। कोई मसला नहीं, 2-400 की बचत होनी होती है। 50 रुपए भी बच रहे हो ना तो अच्छा लग रहा होता है यार, ये डिस्काउंट मिल गया है नहीं। हाँ वो है कि कुछ पैसे बच जाएगा। हाँ, एक ये रेवन नफ्सियाती साइकी वो है होती कि है हाँ यार ये तो बड़ा लॉस हो कि गया। भाई वो यार आज डलवा लेते। हाँ, तो चले अच्छा है, पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कोई गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि जब बढ़ा रहे होते हैं तो रीज़न देते हैं बड़ा सॉलिड कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी है। तो अब जब कम हुआ तो वहाँ कम हो ही रही है, लेकिन कम ये कुछ थोड़ा सा कम ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते कि भाई ज़्यादा कर दें कम, लेकिन अपना हिसाब किताब टैक्स वैक्स लगा के पूरा काम करते हैं, क्योंकि टैक्स लगाना इनके लिए ज़रूरी भी, और जो इनके बहुत सारे अखराजात हैं जो अपने इंतज़ामी मामलात हैं, जो उसमें के लिए टैक्स लगा के आवाम को से लेते हैं पैसे। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत लोग इसमें खुश हो जाते हैं, इत्मीनान उनको होता है कि चलो कुछ पैसे कम हो रहे हैं। अब 260 तक आ तो गया वही है। वाली बात है ना कि अब उनको तो थोड़ा भी रिलीफ मिल रहा है तो बहुत वो लग देखिए रहा है अब 340 तक मेरा ख्याल गया था पेट्रोल, अब 260 वापस आ गया है। तो पेट्रोल कम हो रहा है तो यकीनन बाकी चीज़ों पे भी, लेकिन इसका असर आना चाहिए। लेकिन नजर बाकी नहीं आ चीज़ों पे बिल्कुल नहीं आ रहा होता। बाकी चीज़ों की आपने बात करी, मैंने खबर दी ना, ग़ज़ाई जिनास की कीमतें बढ़ गई। दालें आप जितनी उठा के देख लें, 280 रुपये, 320, 350 रुपये तक दालें सिर्फ पहुंच गई। चावलों को तो आप छोड़ दें, 400, 450 तक अच्छा चावल मिल रहा है, और 300 रुपये जो एक एवरेज चावल आप जिसको कहते थे घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं वो मिल रहा है। अब चावल मैंने भी 1-2 बार ख़रीदारी की तो देखा कि चावल वो वाले भी इतने महंगे हो गए जो आप अपने पहले परिंदों वगैरह को देते थे,
वो भी महंगे हो गए, हाँ, यानी वो बहुत। अब नहीं। उसका रेट भी मेरे ख्याल से 250 रुपए से हाँ, ज्यादा 200-250 से कम नहीं है। कनकी चावल जिनको हम कहते हैं, वो लेता नहीं था बंदा कि नहीं यार बहुत ही सस्ते हैं या थोड़ा सा उसकी क्वालिटी ठीक परिंदों नहीं को है। डालने के लिए लेते थे। लेकिन हाँ। इतने अब आप नॉर्मल चावल जो मुनासिब आपको खाने में लगे, इसका थोड़ा मज़ा भी आए, तो वो 300 350 से कम नहीं है। और बिरयानी वाले चावल तो सबके, क्योंकि कराची में तो बिरयानी ज़्यादा 450 है, रुपए पहुंच गए। वो 400 से कम नहीं होगी। और अच्छे चावल आपको खाने हैं तो अब ठीक ठाक किसी भी खाने पीने की अशियाओं की भी ख़रीदारी हो, ठीक ठाक आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब इतना कुछ भी आसान नहीं रहा, आप ये मुश्किल। देखें ना कि दाल और चावल हम कह रहे थे ना, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि दाल चावल बना लो सस्ते से आप कहें सादा खाना है। खाने, अभी सादा सादा खाने खाना भी इतना महंगा हो गया है, सादा खाना भी, हाँ। कि आप बोलेंगे यार सादा नहीं, फिर कोई मसाले वाला ही खाना अब आप ये हाँ वाकई ऐसा ही है, थोड़ा और डाल के वरना कहेगा 100-200 डाल के कुछ चिकन वगैरह। चिकन कैसे खाएंगे? चिकन की प्राइस 640 600 रुपए से तक ऊपर पहुंच चली गई गई है। प्याज की कीमत आप उठाकर देखें जावेद 200 भाई, तो डबल सेंचुरी हो गई 240 रुपए प्याज में की। प्याज मिल रही है। हाँ, तो मैं हैरान हूँ। आपका मतलब जो बेसिक खाने का इंग्रेडिएंट है इस वक्त, वो सारी चीजें महंगी है। क्या नहीं, अब कहाँ से महंगाई रुके? या पेट्रोल की प्राइस कम होती है, चीजें कम होती हैं, तो लेकिन यहाँ पे तो अब बढ़ेगी तो आप फौरी तौर पे बढ़ेगी तो हर रेट चीज़ पे बढ़ते बढ़ हैं, हर जाएगी। वो चीज़। ट्रांसपोर्टर्स और जितने माल बरदार गाड़ियाँ वो फ़ौरन जी किराया बढ़ाती बिल्कुल हैं, ऐसा पेट्रोल ही की कीमत बढ़ेगी। लेकिन जब कम होती है तो वो ये भूल जाते हो, कहते नहीं नहीं अभी तो हमें पिछला ही हमने किया हुआ है, अभी तो हम पिछला हिसाब कर रहे मेरे हैं। ख्याल से निगरान हुकूमत ने बाकी चीज़ों पे जो फैसले करें और चीज़ें की ना, तो उनको ये भी थोड़ा सा एक्टिवली देखना चाहिए था और करें कि अगर पेट्रोल की प्राइस में कमी आती है तो बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए और उनमें भी कमी आनी चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे थे जनाब के मुख्तलिफ जो चीज़ों की प्राइसेस है उसमें भी कमी आनी चाहिए। एक और चीज़ हमने देखी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कामरान टिसौरी साहब ने, और आपसे कुछ दिन पहले मैंने खबर भी आप लोगों को दी थी कि जिनके मोबाइल फ़ोन्स या मोटरसाइकिल्स चोरी हो जाएंगी उनको गवर्नर साहब जो है वो प्रोवाइड करेंगे वो फ़ोन्स और बाइक्स। तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। उन्होंने कहा था कि दिसंबर में जिनके छिने। तो जावेद साहब आप भी कल वहाँ थे जी हाँ। और आपने गवर्नर साहब से बात भी की थी, वो हमने चलाया भी चैनल पे। तो क्या था वो मैकेनिज्म, क्या बना, और लोगों को बताएं कि अगर छिन गई है तो कैसे जाके वो ले सकते हैं अपनी अच्छा बाइक और देखिए, कल मोबाइल। गवर्नर साहब ने ज़फ़र अब्बास जो जेडीसी के सरबराह हैं रूए रवा, उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐलान किया हाँ। बाकायदा कि तरीक़ार क्या को कह रहे हैं। पहले मरहले में हम पिछले 3 महीने यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछले साल के, उसमें जिन लोगों के मोबाइल छीने गए या बाइक चोरी हुई छीनी गई तो उनको हम देंगे, बाइक देंगे सेकेंड हैंड, और मोबाइल टच स्क्रीन देंगे, टच मोबाइल देंगे, वो नया देंगे। तो उसके लिए कह रहे हैं हम लिमिटेड तादाद में कर रहे हैं। कह रहे हैं यह बहुत मुश्किल काम है कि अगर हम और ज़्यादा पीछे जाएं तो इतने लाखों लोगों के मोबाइल या बाइक की छीनी गई हैं कि हम उनको दे नहीं पाएंगे। कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, हम वही बोलेंगे जो हम कर सकते हैं। अगर हम वो ना फिर भी कुछ लोगों को अगर मिल जाएगा तो ये भी बेस्ट है। अच्छा, वहीं सहाफ़ियों ने अपने मोबाइल और बाइक के हवाले से उन्होंने बताना शुरू कर दिया, मेरी छीनी, उसने कहा मेरी छीनी है। सहाफ़ियों में से याद है आपको पिछले साल की बात है, कितना इक्विपमेंट छिना था। 2-3 तो मेरे अपने जानने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनका, मेरे खुद का मोबाइल छीना हुआ है, यानी लैपटॉप्स, चंद महीने कैमरास वगैरह सब रोड पे चले गए थे। खड़े। अच्छा, फिर मैंने जब पोस्ट लगाई कि गवर्नर साहब ने ऐलान किया प्रेस को, हम इससे उन्होंने खुशी बातचीत भी की, तो इतने लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया कि यार मेरी भी छिन गई, कैसे मिलेगा। यानी रिस्पांस बहुत आया, क्योंकि कराची में अगर 3 करोड़ आबादी है तो मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम 50 लाख लोग इस चीज़ से मुतासर ना हुए हों। हाँ, लेकिन उनको ही मिलेगा जिनकी FIR कटी हुई होगी। आप कुछ ना हो, आपको नहीं मिलेगा। यही मैंने गवर्नर साहब से सवाल किया, मैं कहा आपने कहा FIR लाजमी होनी चाहिए, CPLC की रिपोर्ट होनी चाहिए, तो मैंने कहा FIR तो पुलिस काटती नहीं है। कह रहे हैं लेकिन हम अब कोशिश करेंगे अब FIR कटे, पहले नहीं हुआ तो अभी ये आगे हम कह रहे हैं इख्तियार हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं कोशिश करें। और ये सिंध गवर्नमेंट के पैसे नहीं होंगे, ये होंगे ज़फ़र अब्बास JDC के हवाले से, और कुछ उनके कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग हैं, दोस्त यार हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं, मुखर्रर, तो उनके ताउन से हम ये काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे ये पहले मरहले का काम हो जाए तो लोगों को लगे कुछ हुआ है। कह रहे हैं बहुत सारे काम हमने ऐसे की जिसका हमने कहा नहीं था, लेकिन ये भी हमने कहा नहीं था, वादा नहीं है कोई, लेकिन हम करने जा रहे हैं और करेंगे, दिखाएंगे। कह रहे हैं बहुत सारे हम काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। ये बाकी में जो चीज़ ऑन ग्राउंड है वो लोगों को नज़र आ रहा है। गवर्नर हाउस अब एक चैरिटी इदारा बन चुका है, अब वो शाही महल नहीं रहा।
पहले एक अच्छा है, शाही महल था। ओवरऑल तो इमेज अब चेंज हो वहाँ गया। देखिए रमज़ान से लेकर अब तक एक साल में कितने लोग वहाँ जाके अफ्तार डिनर कर चुके हैं, कितने लोग वहाँ से मुस्तकिल राशन लेने, उन्होंने बताया 3 लाख लोग अब तक गवर्नर हाउस से राशन ले चुके हैं और वहाँ लोग के मसले हल हो रहे हैं, जो पहले कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था। तो शुक्र है कोई ऐसा फलाही इदारा बन गया, एक फलाही महल, एक रेस्पॉन्स सेंटर आप उसको कह लेंगे, लोग अपनी कह रहे कंप्लेंट्स हैं, लेके जा हमने सकते हैं लोगों ना। को करके दिखाया और कह रहे हैं यहाँ आईटी की तालीम के लिए हमने जो किया था उसके लिए भी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, हम भी। और जो लोग करने वाले हैं वो मदद करना चाहते हैं लेकिन सही जगह पे करना चाहते हैं। तो ये जफ़र अब्बास वहाँ थे, उनसे भी जब सवाल हुआ कि इतनी ज़्यादा आप फलाई काम कर रहे हैं तो आपकी फ़ंडिंग कौन कर रहा है, उन्होंने कहा कि जफ़र अब्बास ने बताया कि फंडिंग हमारी आपको पता है कौन कर रहा है, कराची में बहुत सारे बड़े इदारे जिनका CSR बजट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, समाजी जिम्मेदारियों का। तो कह रहे हैं वो लोग अब हमें अपना बजट पूरा दे देते हैं आपके लिए इस्तेमाल करें। तो यार इतना हम पे ट्रस्ट हो गया लोगों का, और कह रहे हम ऑन ग्राउंड कर रहे हैं तो इसलिए हुआ, लोगों को नज़र आ रहा है हम खाना खिला रहे हैं, किसी को भी खिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं लोग। कह रहे हैं डायलिसिस टेस्ट और दूसरे मेडिकल टेस्ट हम इतनी फ्री में कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर डॉक्टर कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हमारे टेस्ट माने नहीं जाएंगे तो वो बताएं जिन इदारों में वो टेस्ट के लिए भेज रहे हैं उनकी मशीनें और हमारी मशीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे पास 90 करोड़ की मशीनें मौजूद नहीं, हैं। मसला है कि हम लोग एक तो फौरी तौर पे कंट्रोवर्शियल भी कर देते हैं ना चीज़ों को, हमें मज़ा भी आता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, कि कौन अच्छा को काम खुद हाँ कोई करेंगे कर रहा है नहीं, तो लेकिन जल दूसरों रहे को हैं तो करने नहीं करे देंगे। कैसे। हाँ, एक खुद भी नहीं करना और बाकी किसी को करने। लेकिन एक और अच्छा काम हुआ है, बहरे टाउन कराची कब आ रहे हैं आप जावेद भाई, ये बताएं। मैं ये पूछना, आप फुप्पी बनी है खाला बनी है? मैं क्योंकि वहाँ कुछ नहीं शेर ने बनी हूँ भाई। बच्चे दिए 6 नर बच्चे, हम बड़े खूबसूरत से उसकी है कल कितने वीडियो आई है। क्यूट, देखा है जरा वीडियो ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, तो अच्छा है। आप मुझे बताएं आपने देखा आपके, क्योंकि तो अभी मेरा जाना नहीं, मैं जैसे आपको बता रही थी ना कि कल जो मेरा बेटा है मुहाब, उनका फील्ड ट्रिप था स्कूल का, तो वो कल यहाँ गए हुए थे। बच्चों का नहीं बताया तो मैं आज जाके पूछूंगी। आपको आज ऑफिस डिनर स्टूडियो में मिठाई के साथ आना चाहिए था। अच्छा, और मेरे जाती ही जो है ना ये बच्चे आपके मोहल्ले में हुआ ना ये काम। मेरा ये दूसरा और छोटा वाला आता तो है ना यहाँ। तो ये बड़े क्यूट हैं, और भाई जिन्होंने देखने का, जिनको शौक है, बच्चे कितने मासूम है, देखे इनकी हाँ, मैंने फुटेज, कल वीडियो देखी, बड़े जबरदस्त। सो क्यूट। और वैसे तो बच्चे छोटे में खूबसूरत है, इनके बच्चे तो बड़े ही गोरे गोरे वाइट है बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी वीडियो है, अच्छा लगा ये, देखें कैसे जो है वो कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त है। तो चले, ये तो अच्छा हुआ कि जो है वो इस बहाने अब लोग काफ़ी इस जाएंगे बार। बहरी अच्छा, टाउन डेंजर पार्क। ओवरऑल वैसे जावेद भाई छुट्टियों में 2 से 3 दफ़ा डेंजू जाने का इत्तेफाक हुआ। और क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी, फिर जो लोग भी बहरे आ रहे थे उनको भी घूमना था, बहनों वगैरह को, उनके बच्चे भी हैं, तो 2 से 3, तो यानी अच्छी एक्टिविटी भी रही, और डे एंड नाइट आप दोनों उनको वो भी मिल जाता है। और दूसरा ये कि जानवरों को देख के बड़ा मज़ा आता है, अच्छे हेल्दी बिल्कुल। जानवर और है। बच्चों को घुमाने के लिए, उनको इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चिड़ियाघर, जू वगैरह बहुत अच्छी चीज़ होती है उनके मुताले के लिए, क्योंकि आप उनको जानवर के बारे में बताएं और वो खुश होते हैं देख के कि फला जानवर, यानी इस तरह से शेर हो, हाथी हो, इस तरह से। क्या वो बहरिया टाउन के पास उसमें है चिड़ियाघर में हाथी भी है क्या है? हाथी नहीं है, हाथी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था। जिराफ्स है, हाथी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस पर ये रीज़न ये दिया था, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैंने उनसे पहले पिछले दफ़ा जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने उनसे सवाल किया था कि भाई क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा स्पेस क्रिएट किया है, क्योंकि बड़ा बड़ा उन्होंने रकबा खाली छोड़ा है, सही ऐसे पिंजरे नहीं बनाए हुए। सही। जैसे उन्होंने जहाँ शेर रखे हुए तो वहां पर भी एक बड़ा सा एरिया उन्होंने शेरों का बनाया है। अच्छा, ज़्यादा उसमें स्पेस दिया सेपरेट है। तो किया है, लेकिन क्या कहते हैं, बहुत एक पूरा खुला स्पेस माहौल ही दिया है। शेरों का है। हाँ, खुला माहौल दिया इस है। तरह जिराफ्स के लिए बहुत एक अलग बड़ी सी जगह है। तो उन्होंने कहा कि हाथी जो है, आपको पता है ये जू में मरने की वजह क्या थी, क्योंकि उसको लोकोमोशन उसकी नहीं सही हो रही थी। अच्छा, उसको जगह पूरी प्रॉपर जितनी चाहिए होती है घूमने के लिए और लोकेट करने के लिए, चहलकदमी इसलिए तो थोड़ा नहीं खुला कर पा माहौल रहा। होना चाहिए ना, हाँ, जैसे क्योंकि जंगल वाला हाथी जो माहौल। है वो लंबा लंबा ट्रैवल करते थे, सही। तो उनकी हैबिटेट जब बड़ी, हाथी के मरने का जब ये वाकया चल रहा था उन्हीं दिनों मैंने देखा था। तो फिर खैर तो मैंने उनसे पहले पूछा था कि आपने क्यों नहीं रखा, बच्चों को तो इतना अट्रैक्ट करता है हाथी वगैरह, तो उन्होंने इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारे पास उसको रखने के लिए इतनी स्पेस नहीं बचती, फिर हम और जानवर हम नहीं रख पाते। हाथी लग रहा वाकई बहुत बड़ा था कि उनके पास स्पेस नहीं तो है। उन्होंने कहा नहीं, फिर हमारे वो फिर दीगर चीज़ें मुतासर होती हैं। तो लेकिन ये है कि हम इसको अगर एक्सपेंशन का प्लान करेंगे कभी आने वाले वक्तों में तो रखेंगे। लेकिन बाहर ये जो टाइगर्स और जो लायंस की रेंज है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, डिफरेंट तरह के हैं, अफ्रीकन भी हैं, नॉर्मल भी हैं, और एशियन टाइगर वगैरह भी है। लायंस की काफ़ी सारी इकसाम है। आप आएँ किसी दिन? मैं अगर यहाँ तो मैं एक कुछ जगह ऐसी भी गया हूँ जहाँ
आयशा मंजिल के बाद एक छोटा सा पार्क है, वहाँ भी उन्होंने शेर वगैरह रखा हुआ हाँ, कई वो जगह। भी काफी मकबूल हो रहा देखा था आपने? लोगों ने। नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन हाँ। मैंने उसको वीडियोस में देखा, लोगों ने शेयर किया था। जैसे सफारी पार्क है या चिड़ियाघर है ये गार्डन वाला, तो ये ऐसी चीज़ें कराची में इतना बड़ा ना, थोड़ा ज़्यादा भी होनी चाहिए, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि अब लोग मौके ढूंढ रहे होते हैं कि छुट्टी वाले दिन कहाँ जाए। अब देखिए यहाँ पे आना कुछ लोगों के लिए बहुत दूर पड़ता है गार्डन आना, तो कुछ के लिए अगर मलिर की या नॉर्थ के लोग अगर सफारी चले आएंगे, या नॉर्थ की तरफ भी कोई ऐसा पार्क हो, क्योंकि अब नॉर्थ के पीछे भी आप जाएं तो सुरजानी है, तेसर टाउन है, लियारी, खुदा की बस्ती, इतनी दूर तक आबादी होगी, नॉर्दर्न बाईपास तक होगी, तो वहाँ मेमार आप हम कहते हैं कि कोरंगी जू छोटा सा जू है, लेकिन कौन जाता होगा। आप ये देखें छुट्टी वाले दिन वहाँ पर इतना रश होता है, इतनी बड़ी बाइक में, आबादी है ना कोरंगी क्योंकि लांडी। लोग जा रहे होते हैं भाई छुट्टी वाले दिन, कहाँ जाएं। मसला ये कि लोगों को तो एक बच्चों को ले जाने के लिए तफरी, फिर आपने कहा ये कि एक बच्चे जानवरों को देख के खुश होते हैं, लर्निंग भी हो जाती है उनकी, और उनको एक्सपोजर भी मिल जाता है। अच्छा, एक्सपोजर से याद है, यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है, वो ये कि हो ये रहा है कि रैप शो भी होता है। अच्छा। शाम में या संडेज को होता है, किसी एक दिन फिक्स होता है, पता नहीं मुझे रोज़ होता है, लेकिन उसमें ये करते हैं कि मुख्तलिफ जो छोटा सा क्रोकोडाइल है, प्राइवेट वो लोग लेकर आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर होते हैं, वो लेकर आते हैं। क्रोकोडाइल है, छोटे छोटे रेप्टाइल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं वो लेकर, लिजर्ड्स की भी कुछ फॉर्म्स हैं, बड़ी होती हैं वो, और स्नेक भी लेकर आते हैं, जिसमें कोबरा और पाइथन भी उनके पास होता है। अक्सर गले में ही वो लोग गले में भी, और फिर उनको ना वो बच्चे वगैरह जो हाथ लगाना चाहते हैं, आस्तीन के सांप नहीं होते वहाँ पर? वो तो हर जगह है। अच्छा, होते आस्तीन आप वैसे करके अभी ढूंढेंगे निकल आएगा लेकिन आस्तीन के सांपों की बात ये है कि वो दिखते नहीं है इतनी आसानी से, खुफिया तौर पे काम करते रहते हैं सारे। हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं आप लोग। पॉजिटिव बातें करती हूँ, जनरल नॉलेज के सवाल बहुत होते हैं। आप और फहीम भाई ना बस कुछ ना कुछ ले आते हैं उल्टा सीधा। चाहता हूँ ज़्यादा मालूमात हासिल करूँ, इसलिए जनरल नॉलेज के सवाल करता रहता हूँ। आप मुझसे ब्रेक में कीजिएगा, मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव बातें करेंगे। अच्छा, हुआ ये कि वो जो बच्चे उसको फील करना चाहते हैं या हाथ लगाना चाहते हैं, तो वो भी उनको एक फीलिंग मिल जाती है, तो बड़ा प्राउड फील करते हैं मैंने ऐसा किया। तो अच्छा है बहरहाल, लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं हमें शहर के अंदर। अगली खबर की तरफ भी बढ़ते हैं, फिर वही आपकी पसंदीदा बातें करना शुरू कर देती हूँ मैं। फिर जो कराची में दरख्त काटने का सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। जौहर में भी हमने देखा कि कितने सारे दरख्त काट दिए गए और कोई जवाब नहीं है। जौहर में अभी मैं भी खबरें देख रहा था कि हमारे यहाँ काफ़ी इसको हाईलाइट किया, अच्छा करना भी चाहिए भाई। लेकिन ये जो रेड लाइन बनाने के लिए उन्होंने मॉडल कॉलोनी से सफूरा मलिक कैंट के रास्ते पे जितने दरख्त सब काट दिए, और 1.5 साल हो गया उसको काटे हुए। वहाँ कोई मुतबादिल दरख्त लगाए नहीं गए, और अब देखें गुलिस्तान जौहर में भी इन्होंने काट दिया है। तो ये यानी आप प्लानिंग करें ना कि आप जब काटने जाने उससे पहले लगाएं या उसी वक्त लगाना शुरू करें। रेड लाइन के प्लान में उन्होंने कहा था कि जब ये मंसूबा कंप्लीट होगा तो दरख्त हम उससे डबल लगाएंगे, जैसे अगर 100 काटे गए तो 200 लगाएंगे। अब ये बताएं, ये मंसूबा 1.5-2 साल से चल रहा है, एक तो वही कंप्लीट नहीं हो रहा, उसकी वजह से मट्टी धुआं मेरा तो गुजर होता है। तो आप ये देख रहे हैं मेरी हालत। पहले ही जो है इतने सारे शहर में आलूदगी हो रही होती है धुएं से और दूसरी और चीज़ों से, आलूदगी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि कराची आए दिन जो है नंबर 1 पे होता है आलूदा तरीन शहरों में आलमी सतह पर, रैंकिंग 5वें नंबर पर चल रहा है। तो अक्सर कभी लाहौर, कराची, दिल्ली ये टॉप 3 पहले टॉप 5 पे में दिल्ली होता है, सेकंड पे लाहौर, थर्ड फोर्थ पे कोई और मुकाबला चल रहा होता है। कराची, कराची, लाहौर, दिल्ली भी पीछे नहीं रहता, नहीं वो भी ऐसे, तो क्योंकि लाहौर के करीब है वो। तो अब इनको चाहिए था कि माहौल दोस्त काम करें कुछ, ताकि ग्रीनरी हो, सरसब्जा माहौल हो, लेकिन लग रहा है ये उलट जा रहे हैं, दुनिया इधर जा रही है, हम उधर जा रहे हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं कि वो कॉर्नोकॉप्स के दरख्त हैं, उसके वो माहौल दोस्त नहीं है, वो पानी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन। तो अच्छा है पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन में बहुत जगह आप जाएँ तो सेम थोर बहुत है। तो अगर ज़मीन से पानी वो ले रहे हैं तो आपने उस पानी का क्या करना, ज़मीन के अंदर पानी, वरना अक्सर तामीरात करने जाएँ तो देखें 10 फीट या 20 फीट ही खोदेंगे तो पानी आ जाता फ़ौरन। तो वो आपके लिए कोई ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं थे पहले, या अगर ठीक है उसको आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन फ़ौरन करें ना आप। अच्छा, फिर वो भी एक चीज़ कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया जब हम लोगों ने खबर चलाई, और कल फ़हीम भाई भी यहाँ थे तो उनसे भी बात हुई इस हवाले से थोड़ी। तो वो कहते हैं कि कहीं नज़र नहीं आया कि दरख्त रातों रात कटे, उनकी लकड़ी कटे हुए दरख्त कहाँ गए। इंतज़ामिया से भी जब पूछा तो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया कि कहाँ गए। तो ये भी हो सकता है कि वो लकड़ी
फरोख्त हो वो रही है लकड़ी तो इतनी फरोख्त महंगी। जरूर की होगी क्योंकि ठिकाने किसने लगाने की, कौन है? वही ना ये मुतलका डायरेक्टर इदारे। एचआर का तो काम अब नहीं है कि जिस ये इदारे काम करना। जिस इलाके में हो रहा है वहाँ की टाउन इंतजामिया इसमें शामिल होती है और उनकी मर्जी के बगैर कोई और भी बल्कि ओन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं वो ये ज़रूर तो कह रहे हैं ना कि हाँ इसको काटा गया इसलिए कि वजह ये थी कि कॉर्नोपर्स या दूसरे जो पहले लगे थे उसको माहौल दोस्त नहीं थे, अब हम दूसरा लगा रहे हैं। दूसरा लगेगा कब? उसके लिए नया बजट बनेगा। ये सब में काम है, पैसा है, यानी काम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। हमारे यहाँ एक ही मिशन है, सरकारी इदारों में जो फाइलें इधर उधर होती हैं ऐसे नहीं होती हैं। आप देखें रोड सड़क में बनती हैं तो वो ऐसे ही बनाई जाती है ताकि फिर अगला फिर काम बने, काम निकले। हाँ, वो लाइनें वाले डालने का भी तो हमारे यहाँ कि सड़क बनाने के बाद उसके बाद अक्सर सेवरेज लाइन डालते हैं। हमेशा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मडीरो मॉडल कॉलोनी की बात करें तो वो रेड लाइन तो बन रही, लेकिन वहाँ पर एक और काला बोर्ड से लेकर ये घोघरा पार्क और सौदाबाद तक सड़क बनाई थी, लेकिन उसमें भी आपने कहा ना खोदने वाले, एक तो पहले उसको पूरा खोदा गया, फिर लाइनें डली, फिर दोबारा बनी और सालों लग गए उसको 2-3 साल। और अभी भी उन्होंने जो बनाया, मैं तो हैरान हूँ कि कैसे काम करते हैं कि पूरे फास्ट ट्रैक पर उन्होंने गटर लाइन डाल दी, यानी पूरे फास्ट ट्रैक पर गटर है और उनके ढक्कन है और वो ऊंचे ऊंचे तो फास्ट ट्रैक तो मकसद ही खत्म हो गया, कोई पूछने वाला है नहीं। या तो सर्विस रोड पर डालें या तो साइड में डालें। भाई मैं ये तो दुनिया भर में ये क्या उतर, प्लान पहले भी करते हो? उतरा। मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को समझ आ रहा है, जिसको कंस्ट्रक्शन का सीन नहीं पता, लेकिन मुझे समझ आ रहा है। तो भाई ये बनाने वाले को नहीं पता कि आप फास्ट ट्रैक पे गटर लाइन डालेंगे और गटर के ढक्कन इतने ऊंचे ऊंचे लगा देंगे तो फास्ट ट्रैक का तो मकसद ही खत्म हो गया। और वो मेन रोड है, कोई वो रोड नहीं है जिसको हम कहते हैं ना कि सब रोड हो जिसको आप यूज़ करते हैं। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10 और वेलकम करते हैं खुर्शीद आपको भी शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन जो है एक तो मसला ये है कि ट्रैफिक ने बहुत परेशान किया। भाई क्यों लेट हो गए, कहाँ ट्रैफिक मिला? एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम था डिफेंस की तरफ, और फिर जो कईयों बाद चुरंगी है यहाँ पर खासा ट्रैफिक होता है क्योंकि ऑफिस की जो अच्छा, टाइमिंग ये है। पूछना तो अब सवाल ना बेकार हो गया कि कहाँ ट्रैफिक था। आप डिफेंस और इधर से आ रहे, वहाँ पे आप बता रहे हैं ट्रैफिक है। मैं रोज़ाना आ रही होती हूँ शारा फैसल से, जो एयरपोर्ट से मुझे ट्रैफिक मिलता है तो यहाँ तक मेरे वो मतलब आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है, लेकिन वो घंटे से भी ऊपर हो जाता है। तो यही क्या वजह सिचुएशन थी, कोई वजह थी या बस ऐसी? बस वैसे ही वो एक दो मोटरसाइकिल जो है वो रॉन्ग वे चली जाती हैं, उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जो है वो जाने और आने वाला जो है वो ट्रैक बंद हो जाता है, उसका ट्रैक बिल्कुल ऐसा ही है। बंद हो जाता है। उसकी वजह से आप ये देखें कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से फिर शहर में ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल ये आप देखें कि शारा फैसल पे एक ट्रैक बनाया हुआ था मोटरसाइकिल का, तो लोग उस पर असल में लोग भी अवेयर नहीं है, अवेयर होना नहीं चाहते, और उसकी वजह से फिर कुछ करना नहीं है आवाम ने हमारी, और फिर जो है वो उसकी वजह से हादसा रोनुमा होते हैं। अभी भी मैं आते हुए एक हादसे से बचा हूँ। क्या हुआ? बस वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार था, वो सिग्नल बंद होने के बावजूद जो है वो अपने ट्रैक पर चढ़ दौड़ा। खैर अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। अच्छा, आपने ट्रैफिक हादसात का जिक्र किया तो सुबह हमने खबर दी कि कल से लेकर अब तक जो मुख्तलिफ हादसात हुए शहर भर में, उसमें तकरीबन 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 21 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए। जब कलेक्ट किया सारे रिपोर्टर्स ने डाटा और उसको कंपाइल किया उस रिपोर्ट को, तो निकला ये कि इतने सारे लोग इफेक्ट हुए और पैटर्न सेम है तकरीबन। ट्रॉलर ने बाइक वाले को मार दिया, गाड़ी ने बाइक वाले को मार दिया। अब उसमें चाहे गलती बाइक राइडर की हो, गाड़ी वाले की हो, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा बाइक राइडर्स को होता है। लेकिन बाइक राइडर्स इस बात को समझते नहीं है, एहतियात नहीं करते, जैसे आपने बताया लेन का ख्याल नहीं रखते, ओवर स्पीड करते हैं, कहीं से भी कट मार के रॉन्ग आते हैं, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होता है और अपनी जानों से किस तरह खेल रहे हैं। कितने वाकयात हो गए हमेशा इस तरह के वाकयात रोज़ाना की बुनियाद पर रोनुमा होते हैं। अफसोस ये कि हमारे जो शहरी हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उन्हें अपनी गाड़ी की जो स्पीड है या मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी रखनी है और कितनी नहीं रखनी है। अब बस वो जल्दी की वजह से जो है वो लोगों को रोनते हुए चले जाते हैं। उसमें फिर जो रात के औकात में जो बड़े बड़े ट्रॉलर यहाँ पर शहर में दाखिल होते हैं, वो भी हमारे कई वाकयात ऐसे हुए कि उन्होंने शहरियों को ट्रॉलर होते हैं। वाकया होता है जो अनुष्का ने भी रिपोर्ट किया था, उसमें एक फैमिली के 3 खवातीन को मिला के 3 अफराद चले गए। देखिए कितना, तो वो हमारे ट्रक ड्राइवर जो हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखते। लेकिन बस मसला ये है कि जो चलाने वाला है गाड़ी को, खा वो किसी किस्म की गाड़ी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, ट्रेलर हो, कार हो, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड का ख्याल रखेगा, अपनी जो कवानीन है उसका ख्याल रखेगा, तो इस तरह के हादसा जो है वो किसी की जान जो है वो नहीं जाएगी इस तरह। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ना अब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का जो है ना वो होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक और हादसात के अलावा भी जो ओवरऑल ट्रैफिक है वो बहुत ख़राब हुई है। एक तो मुझे ऐसा लगता है 2 सॉल्यूशन हैं जावेद भाई, जो अब आने वाली हुकूमत को यकीनन अडेप्ट ज़रूर करने चाहिए ताकि कराची वाले को भी थोड़ा रिलीफ मिले और सिंध गवर्नमेंट भी अब कुछ काम करे, जो भी आए नॉमिनेट होकर।
एक तो ये होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर जो है ना फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, क्योंकि अब अंडरपास भी आप बनाएंगे तो रोड खोदेंगे, लेन्स एंड वो सब डिस्टर्ब होता है। तो अब आपको मेरे ख्याल से अपर ट्रैक पे जाना चाहिए। जैसे हम दुनिया भर के ममालिक में आते हैं तो कई ममालिक में ट्रैवल किया जावे भाई, तो मोनो रेल्स का कॉन्सेप्ट है, या ये जो ग्रीन लाइन रेड लाइन हम चला रहे हैं इनके लिए सेपरेट अपर उस ट्रैक्स बना दी जाते हैं। एक तो ये चीज़, और सड़कें, ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है डेवलपमेंट पे बहुत तेज़ी से, जैसे मुस्तफा कमाल साहब के दौर में काम हुआ था, अब वही एक दोबारा से होने की ज़रूरत है कि हर जगह पे काम हो। मैं जो ना 5 बार गया हूँ इंडिया, तो इंडिया में उन्होंने, इंडिया वालों ने पैसे दिए जापान को, उन्हें 3-3 साल में एक प्रोजेक्ट बना के दिया, ज़मीन के अंदर अंदर ट्रेन चल रही है जापान ने बना के इंडिया को दिल्ली में 2010 में जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की इंडिया ने, तो 70 ममालिक के खिलाड़ी वहाँ आए थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी गए थे, हम लोग भी गए थे कवरेज के लिए। तो उनके यहाँ 3 तह में इंडिया में ट्रेन चल रही है, आप सोच सकती हैं, यानी 1 2 3 इस तरह से 3 तह में। राजीव चौक है उनका, जो हमारे जैसे फर्स्ट कर सदर या एम्प्रेस मार्केट, इतनी मसरूफ जगह है, लेकिन वहाँ सिर्फ ऊपर पता लगता है कि राजीव चौक है, नीचे आप देखें अंदर स्टेशन में 3 तह में ट्रेनें चल रही हैं ज़मीन के अंदर। अच्छा, हम लोग भी तो वही उसी बड़े सग़ीर का हिस्सा हैं, वैसे ही हमारे यहाँ मुश्किलात हैं, वैसी सड़कें छोटी छोटी हैं, तो हमारे यहाँ भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन संजीदा होने की ज़रूरत है, नीयत अच्छी करने की ज़रूरत है कि आप जापान को पैसे दें, चाइना को पैसे दें, वो आपको बना के देंगे। वो अब देखिए, आपको बताऊँ, अभी मैं BBC हिंदी की रिपोर्ट देख रहा था कि बांग्लादेश तक ने दरिया के नीचे टनल बना दिया। अभी ये खबर आई है, बताया आपने। तो यानी वो कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं इतनी तेज़ी से जा रहे हैं? हमारे बहुत सारे काम करने, जो मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि जैसे अख्तर कॉलोनी कहीं बाद, यहाँ आप फ्लाईओवर अंडरपास बनाए, इतनी ट्रैफिक होती है यहाँ पर। अच्छा, फिर आप देखें मेट्रोपोल, फुआरा चौक, PIDC, शाइन कॉम्प्लेक्स, यहाँ बनने की जरूरत है, अंडरपास वगैरह बनाए ताकि ट्रैफिक ठक ठक फौरन गुजरे। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब जो है ना मोनो रेल का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, अपर ट्रैक आप बनाएं। और मलेशिया में मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा था, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब वो मोनो रेल है वहाँ पर, मलेशिया में, और चाइना में भी मैंने देखा है। तो वो ये होता है कि आप ऊपर ऊपर जा रहे होते हैं, उनके स्टेशन भी इसी तरह से, स्टेशन पे बस वो रुकती है, लोगों को उन्होंने पेडेस्ट्रियन बना के आप स्टेशन पे जाएं, वहाँ वो ट्रेन आती है, 5 मिनट रुकती है। और खुश भाई आप स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे हैं भैंस कॉलोनी से, अगर आप आ रहे हैं और अगर आपने सदर जाना है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने 5-7 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल ऐसे मुझे तो लगता है मैं एक ख्वाहिश लेके मर जाऊंगा, कराची में कभी मैं अच्छी ट्रेनें चलता हुआ देखूं, लोकल ट्रेन, मैं ये देख नहीं पाऊंगा। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी, मैं जापान में 4-5 साल रहा हूँ, तो वहाँ अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं, लोकल ट्रेनें अंडरग्राउंड चलती हैं। इंडिया में देख लिया मैंने, और बहुत सारे ऐसे मुल्कों में देखा, दुबई तक में ट्रेन चल रही है, लोकल ट्रेन, यानी इससे सफ़र सस्ता होता है और आपके ट्रैफिक कम होता है। अच्छा, ट्रैफिक फ्लो भी कम हो जाएगा अगर आप भी देखें। लोग चाह रहे हैं भाई कि आप थोड़े पैसे देकर इस चकचक से तो बचें कि मास आपको ट्रांजिट का जो मंसूबा है, मास ट्रांजिट का जो मंसूबा है शहर कराची के लिए, उसका प्लान ही यही है कि शहर का जो ट्रैफिक है उसको कम किया जाए और उसके फ्लो को जो है वो ज़ेर ज़मीन और बालाई गुजरगाह पे शिफ्ट किया जाए। ऐसा लेकिन कहीं भी बना नहीं है, लेकिन बना नहीं है अभी तक, बना नहीं। उसको ग्रीन लाइन भी बनी और रेड लाइन भी जो बन रही है, उन्हीं ट्रैक्स में एक्सपेंशन हो रहे हैं, जंगले लग रहे हैं, और बल्कि कॉम्प्लिकेटेड दौर में काम हो जाता तो हो सकता था, हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। कि उनका ये था कि सुराब गोट से लेकर कैंट तक और औरंगी से लेकर लांडी तक एक प्रोजेक्ट था कि वो ट्रेन चलानी थी उनको, लेकिन आगे चीज़ें होते होते मुशर्रफ का दौर ही ख़त्म हो गया। दूसरा ये कि रिमशा, हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देख के। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को जो है वो हादसा का सामना रहता है, लेकिन उनको रेस्क्यू नहीं किया जाता। उसकी वजह से ज़्यादा जो ब्लड ज़ाया हो जाता है, उनकी वजह से उनकी अमवात हो जाती है। की बात हो रही है, मैं बताऊँ, अमवात ही उसी वजह से होती है, उसका ब्लड ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। मैं जब भी वो तो रेस्क्यू है, वो हादसात हैं, चले वो तो है, लेकिन हम ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात करें ना, तो मेरे ख्याल से जितना देखें ट्रैफिक जितना बढ़ेगा उतने हादसात बढ़ेंगे। देखिए ये शहर रिमशा, फिर एक और इशू सबसे बड़ा जो नज़र आता है ट्रैफिक और ये हादसात की खबर से रिलेटेड करते हुए कि ट्रॉलर्स का कोई टाइम नहीं है। ये अदालत ने भी हुक्म जारी किया, ट्रैफिक पुलिस भी कहती है 11 बजे के बाद हमें ट्रॉलर्स नजर आए। अब वाटर टैंकर्स की मद में ट्रॉलर चल रहे होते हैं कि जी पानी वालों को तो अलाउड है, वो जा रहे होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल जोन से जब वो निकलते हैं तो वो शहर के दीगर शाहरा फैसल पे भी आप देखें तो नजर आ रहे होंगे आपको ट्रक। तो ये जो ट्रॉलर्स का टाइम है दुनिया भर में, वो भी एक फिक्स टाइम होता है जिसमें निकलते हैं। हमारे यहाँ है लेकिन कोई उस पर पाबंदी नहीं है, तो ये हादसा ज़्यादा होते हैं। जी रमशास में ये है कि ये शहर पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर रोज़गार के लिए आते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए आते हैं। ये शहर ओवरलोड हो चुका है। जहाँ का जो मास्टर प्लान है, अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, जो इसका ओरिजिनल मास्टर प्लान है वो मास्टर प्लान कुछ और है, लेकिन ये शहर ओवरलोडेड होने की वजह से यहाँ पर मसाइल पानी के, आपको ट्रैफिक हादसा मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल मिलेंगे। आप कभी नाज़िमाबाद का विज़िट करें तो नाज़िमाबाद की जो सड़कें हैं, नाज़िमाबाद की जो गलियाँ हैं वो बहुत चौड़ी हैं, उसका मास्टर प्लान बहुत वसी है
और बहुत खूबसूरत उसका डिज़ाइन किया गया था मास्टर प्लान। इसी तरह शहर कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे डिज़ाइन किए गए थे कि जो बहुत वसी भी हों, खुशादा भी हों और दिलकश भी हों, लेकिन बदकिस्मती से असल में इस शहर में वो इलाके वो डेवलप हुए, लेकिन उन पर जो है वो माफियाज़ ने कब्ज़ा किया। वहाँ पर फुटपाथों पर कब्ज़ा हो गया, लोगों ने जो है वो गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी, वो इलाके तंग होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेस्टेड की तरफ चला गया। और फिर वो जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं। आप देखें कि पोर्शन की सूरत में जा रही हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ वहाँ पर पथारे लग गए हैं, वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार उनको रोकते नहीं हैं। आप कभी जो हमारा बिजनेस बना हुआ है जी बिजनेस बना हुआ है सदर से अगर आप कॉरिडोर 3 की तरफ आएँ तो शाम को आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। असल बात यह है कि ये तमाम जो चीज़ें ना ये मेंटेनेंस मांगती है। नॉर्थ नाज़ाबाद डिफेंस, आप जहाँ का भी आप जिक्र कर लेंगे, या मज़ाफ़ाती इलाकों का, आप लांडी, कोरंगी, ब्यारी और दीगर जो आप इलाके, बहस कॉलोनी की खबर भी थी तो इसलिए बार बार याद आ रहा है। तो आप ये देखें तो सब जगह ज़रूरत यह है कि सड़कें मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अच्छा कर भी सकते हैं, लेकिन मेंटेन नहीं करते। सड़क टूट गई, अब उसमें जाती रहेंगी गाड़ियाँ, वो कहीं से कहीं पहुँच जाएगा वो खड्डा, और वो फिर बारिश होगी, सड़क पूरी टूट के ख़राब हो जाएगी, कोई मेंटेनेंस नहीं होगी। तो ये जितने भी आपने इलाकों के नाम लिए, उनके यकीनन प्रोजेक्ट्स थे, लाइनअप हुए, सब चीज़ें हुई, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। इसकी वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात होती हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, प्रोग्राम का तो नहीं, इस सेगमेंट का। तो थैंक यू सो मच खुर्शीद साहब और जावेद साहब, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब अब हम बात करेंगे, जैसे मौसम सरमा है और उसमें हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप खाएं तो सर्दी से बच भी सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं और हेल्दी भी हैं। तो ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि जो है फ़िश का इस्तेमाल, यानी वाइट मीट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर्दियों में ख़ास तौर पर क्यों कहते हैं कि मछली खानी चाहिए, उसके फ़वाइद क्या हैं और इसकी पहचान कैसे होती है? क्योंकि मुझे भी अभी तक आज तक समझ नहीं आया कि मछली कैसे ख़रीदते हैं। बनानी तो आती है, बना भी लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि उसको ख़रीदना कैसे और उसकी पहचान क्या होती है, अच्छी मछली कौन सी होती है, कौन सी मछली ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर सॉलिडारिटी के। वेलकम टू द शो मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, अच्छा, अब सबसे पहले तो सर्दियों में ये चीज़ एसोसिएटेड है कि मछली ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, और वैसे भी यकीनन वाइट मीट के, मछली के इतने सारे फ़वाइद हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो ये क्यों कहा जाता है, कौन सी ऐसी खुसूसियात है मछली के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, फिर ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बड़ी सपोर्ट करती है। फिर इसमें ये जो आजकल आपको पता है हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ज्यादा, उन्हें नजला, जुकाम, खांसी, वैसे तो हर एक को होता है, लेकिन इन सर्दियों में बुजुर्गों को खांसी जो है बहुत बढ़ जाती है उनकी, तो उसके लिए ये बड़ी सपोर्टिव होती है। फिर ये दमे का जो अटैक होता है उससे भी बचाव में मदद देती है। फिर ये खून में सुर्ख खुलिये जो है उनकी पैदावार बढ़ाती है। फिर ये जो जोड़ों का दर्द है, गंठिए का मर्द है, उससे भी ये रिलीफ फराहम करती है। तो ये बड़ी फायदेमंद चीज है। बिल्कुल, बिनाई तेज करती है, इसमें विटामिन ए वाफर मिकदार में होता है, आंखों के लिए बड़ी अच्छी है। यकीनन बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। अच्छा, कैसे पहचान हो कि अच्छी मछली कौन सी है मोहसिन साहब? ये बड़ी आसान है। वो ये है कि देखिए, आप कराची में हैं, तो कराची तो आप समुद्र के किनारे हैं, आपके पास तो इतनी आला किस्म की मछली मौजूद होती है। हम पंजाब वाले लोग इस लिहाज से महरूम हैं कि यहाँ पर हमें ज्यादातर फार्मी मछली मिलती है। समुद्री मछली ट्रैवलिंग की वजह से जरा उतनी ज्यादा वाफर मिकदार में नहीं पाई जाती है। तो समुद्री मछली या दरियाई मछली जो है ये फार्मी मछली से फार बेटर है। सही। इसकी हम मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे देसी मुर्गी है और ब्रायलर चिकन है, तो उस तरह इसमें इन्होंने चूंकि कुदरती एनवायरनमेंट में पलना बढ़ना होता है, तो इसलिए इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे फवायद मौजूद होते हैं जो एक मखसूस खुराक पर पलने वाली फार्म में होते हैं। सही सही। फार्मी मछली का मसला ये होता है कि फार्मी मछली में क्योंकि उन्होंने एक मखसूस खुराक उन्हें देनी है, और उसी के अंदर उन्होंने, उसी फार्म के अंदर उन्होंने फुजला भी खारिज करना है, उसका पानी गदला भी हो जाना है उस फुजले की वजह से, और
वहां पे उनको वो सारे मिनरल्स नहीं मिल सकते हैं जो समुद्र में मिलेंगे या जो उन्हें दरिया में मिलेंगे। तो इसलिए एक तो हम ये पहचान पे हम बात कर सकते हैं, वो बड़ी आसान है सही कि फार्मी को और समुद्री या दरियाई मछली को हम कैसे पहचाने। सही बताएं कि कैसे देखिए पहचान कि जहाँ होगी। पर फिश स्टॉल है हम्म वहां पर अगर आपको मुख्तलिफ शेप की मछलियां नजर आए, मुख्तलिफ रंगत की मछलियां नजर आए, मुख्तलिफ साइज की मछलियां नजर आए, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे समुद्र मौजूद है कराची में, और यहाँ पे दरियाई मछली मौजूद है। पंजाब में तो अब दरियाई मछली बहुत थोड़ी है, दरियाओं में पानी कोई नहीं है, बहुत थोड़ी मछली आती है। लेकिन समुद्री मछली जो है ये वाफर मिल जाती है कराची में। लेकिन जो फार्मी मछली है, फार्मी मछली जो होगी वो एक ही साइज की होगी, एक ही उम्र की होगी, एक ही वजन की होगी, एक ही रंगत की होगी, एक ही शक्ल की होगी। सही तो आप उसे बाआसानी पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो एक ही तरह की है, इसका मतलब यह है कि ये यूनिफॉर्मिटी है, ये एक ही किस्म की मछली का सीड डाला गया था फार्म में, उसको एक ही तरह की खुराक दी गई है, एक ही वक्त में उसको निकाल के लाया गया है, तो उसका साइज, रंगत, किस्म सब कुछ एक जैसा है। सही लेकिन जो समुद्री मछली है उसमें तो जब जाल डालना है तो उसमें तो हर तरह की मछली आनी है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई जो है किस्म की, कोई किसी और किस्म की। तो वहां आप आसानी पहचान सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इशू आता है वो ये आता है कि मछली कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है। ये तो नहीं है कि मछली उसकी बिकी नहीं है या बहुत दिन पहले से शिकार करके लाई गई है। तो अब क्या करें, अब हम उसे कैसे पहचाने? या ये भी हो जाता है कि कई बार समुद्र के अंदर या दरिया के अंदर या फार्म के अंदर वो मछली कुदरती मौत मार गई है, तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। जबकि जब उसे जाल से पकड़ेंगे, उसे बाहर लेके आएंगे, तो वो फड़फड़ाएगी, वो तड़पेगी, और उसके जिस्म में अल्लाह पाक ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि वो सारा खून जो है वो वहां से उसके जो गिलफड़ों के जरिए बाहर निकल जाए। सही तो अगर वो उसके अंदर मर जाएगी तो वो बाहर नहीं निकलेगा, वो उसके अंदर रहेगा, जो कि नुकसानदेह है। फिर आपने जब उसे चेक करना है तो आपने उसके गिलफड़ों को चेक करना है कि अगर तो उसके गिलफड़े जो है उससे आप ऐसे, वो लिप्स की तरह के होंगे, उसको आप ऐसे हटाएंगे तो उसमें अगर तो खून की सुर्खी मौजूद है पीछे, सही, तो इसका मतलब ये है कि वो बाहर आके उधर मरी है, वो समुद्र के या दरिया के या फार्म के अंदर नहीं मरी है, वो हलाल है, वो ठीक है, सही है। लेकिन जो अंदर मर जाएगी उसको, वो उसका खून नहीं निकलेगा, ये दूसरी मछलियों का खून उसके गिलफड़ों पे मार देते हैं। जैसे ही आप उसे हटाएंगे तो वो नीचे से उसमें सफेदी नजर आएगी, सुर्खी नजर नहीं आएगी। तो आप एक तो ये पहचान कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने उसकी आंखों में आंखें डालनी है। अच्छा, कैसे? मछली की, और उसे गौर से देखना है। अगर तो उसकी आंखें बेनूर हो रही हैं, उनमें चमक दमक खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपायर हो रही है, वो पुरानी हो गई है। जितनी उसकी चमक मांद पड़ती जाएगी उतनी उसकी उसकी वैलिडिटी जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा, एक मछली अगर समंदर से, दरिया से बाहर आ रही है मोहसिन साहब, तो उसको कितने दिन के बाद तक इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि मछली स्टोर्स के अंदर, कोल्ड स्टोरेज में, या उनको बर्फ़ के अंदर वगैरह रखकर भी जो है ना वो काफ़ी दिन तक फरोख्त किया जा रहा होता है। तो कितने दिन तक खा सकते हैं आप या खरीद सकते हैं? देखिए, अगर तो टेम्परेचर मेंटेन कर लिया गया, फ्रिज में रखी गई है, कोल्ड स्टोर में रखी गई है, बर्फ में लगा के रखी गई है, तो आप उसे 2-2 हफ्ते भी खा सकते हैं। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, क्योंकि पंजाब में ठंड ज्यादा है, कराची में ठंड कम है, आजकल तो शायद वहां पे भी ज्यादा है, लेकिन ये टेम्परेचर जो है अगर वो उसमें कोल्ड स्टोर में नहीं है या बर्फ में नहीं लगी हुई है, तो फिर वो टेम्परेचर जो बाहर वाला है वो भी उसके लिए ठीक नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी जी। फिर उसको हम ज्यादा दिन नहीं निकाल सकते हैं। उसको जितना जल्दी हो अगले 1-2 दिनों के अंदर अंदर उसे कंज्यूम करें, अगर हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो सही। लेकिन अगर टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया है, कोल्ड स्टोर चेन हमने
उसको इंश्योर कर लिया है, उसको बर्फ में लगा लिया है, फिर आप उसे भले 2 हफ्ते लगा ले, 3 हफ्ते भी लगा ले, फिर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है। ठीक। अच्छा, हफ्ते में कितने दिन अब एक इस्तेमाल और कर पहचान सकते? रह अच्छा, गई हाँ हाँ, बताएं कि बताएं, वो पहले ये वो है कि बताइए। आपने मछली को अपने हाथ में लेना है और अंगूठे से उसको दबाना है। ठीक अगर है। तो अब जैसे ही आप दबाएंगे उसके जिस्म पे गड़ा पड़ेगा। हम्म। वो जो गड़ा है, आपका अंगूठा उठाने के बाद वो स्किन वापस अपनी जगह पे आ गई अगर, तो इसका मतलब ये है कि वो मछली ताजा है। ठीक है। लेकिन अगर वो गड़ा वहीं का वहीं रह गया, तो इसका मतलब ये है कि वो मछली एक्सपायर हो गई है, बासी है, वो अब खाने के काबिल नहीं है। सही, ये तो बड़ी ज़बरदस्त और क्विक टिप्स हैं, आप फौरी तौर पर चेक कर सकते हैं इनके थ्रू तो, कि मछली मुझे भी नहीं पता था। थैंक यू सो मच, हमें इन्फॉर्मेशन मिली बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, कितने दिन तक इस्तेमाल करें मछली, एक हफ्ते में किस तरह से इसको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए मुझे? देखिए, हमें इसमें सबसे बेहतर जो तरीका है वो तो ये है कि इसका शोरबे वाला सालन बना खाएं। वो जूद हजम है, वो जल्दी हजम हो जाती है, वो फायदेमंद है। वो आपको ये जो सारे मैंने फवाइद गिनवाए हैं उसका बेहतरीन जो तरीका है वो इस सालन वाली शोरबे वाली मछली के जरिए हमें वो सारे फवायद हासिल हो सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा ये है कि हमें बारबेक्यू पे चल जाना चाहिए, वो दूसरे नंबर पे, दूसरे दर्जे पे आ जाता है। तीसरा दर्जा ये है कि ग्रिल्ड कर लेना चाहिए। ग्रिल्ड में ये है कि थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल होगा, तो वहां तक भी ठीक है। लेकिन ये जो हम डीप फ्राई करते हैं, ये जो तली हुई मछली है, इससे हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये जो तेल है, ज्यादातर जगहों पे हमने जो देखा है वो ये है कि खुला कुकिंग ऑयल होता है। अब ये जो खुला कुकिंग ऑयल है, ये वो वाला है जो पाम ऑयल है, ये वो वाला तेल है जो साबुन बनाने के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है। ये जो तेल है, ये बजाय हमें फायदा देने के नुकसान देता है, ये हमारी अंतड़ियों में जम जाता है। तो इससे हमें परहेज करनी चाहिए। फिर जब भी हम किसी ऐसी जगह पर मछली खरीदने के लिए जाएं, मछली जहां पे तली जा रही है, अगर हम नहीं रह सकते हैं, तो फिर हमें यह देखना है कि उसमें जो तेल है वो कहीं खुले वाला तो नहीं है। अगर खुला कुकिंग ऑयल है तो उसकी निशानी ये होगी कि उसके पास प्लास्टिक के कनस्तर होंगे। वो जो प्लास्टिक के कनस्तर उसकी फ्राइंग की जगह पर होते हैं, तो वो जो है वो निशानी है कि यहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल है। ये ब्रांडेड कुकिंग ऑयल नहीं ले रहे हैं जिसको मुख्तलिफ फूड अथॉरिटीज पास करके भेजती हैं। दूसरा दूसरा ये है कि एक तो उस आग का धुआं है, दूसरा उस फ्राइंग में से, ऑयल में से भी अगर धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ऑयल है वो भी रैंसिड हो चुका है, कैंसरस हो चुका है, वो ऑयल भी एक्सपायर हो चुका है। उस ऑयल में फ्राइंग से कहीं बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई की हुई खा लें, क्योंकि वो जो है वो अब सेहत बख्श नहीं रहा ऑयल। एक तो आप डीप फ्राई खा रहे हैं, दूसरा ऐसे ऑयल में खा रहे हैं, तो वहां से नहीं खरीदारी करनी है। वो जो धुआं उठ रहा है वो आप अगर उसके शेड के ऊपर देखें तो वहां पर भी वो सारा डिपॉजिट हुआ होगा, कंडेंसेशन होगी, हाँ। तो वहां से भी अगर टपक रहा है, धुआं भी उठ रहा है, तो फिर उस फिश वाले का उसका बाइकआउट करें, उससे ना खरीदारी करें। अब ये भी हो सकता है ना कि आप साफ सुथरा ले लें फिश का मीट और उसको आप घर में भी फ्राई कर लें, ग्रिल कर लें, उसको आप बेहतर तरीके से जो है वो बना सकते हैं और खा सकते हैं, आपके लिए फ्रेश भी होगा, हेल्दी भी होगा। थैंक यू सो मच मोहसिन भट्टी साहब, आपने खासा हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। और क्योंकि मौसम ऐसा है, इसमें वाकई मुझे भी नहीं समझ आ रहा होता था कि मछली अगर ख़रीदें, स्टोर भी आप चले जाएँ तो कैसे ख़रीदें, ताज़ा और बासी की पहचान कैसे हो, तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया मोहसिन भट्टी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जनाब, आज हम बात करेंगे कि आँखों से रिलेटेड जितनी भी मसाइल होते हैं, लोगों को नज़र की कमज़ोरी का मसला होता है, ब्लाइंडनेस के इश्यूज़ होते हैं और दीगर इश्यूज़ होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और कई सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के नाम से। वेलकम टू द शो डॉक्टर हसीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम बात करते हैं कि आंखों से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल होते हैं, सबसे पहले यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं कि एक बहुत कॉमन इशू आजकल नज़र आ रहा है, वो ये होता है कि जो पोल्यूशन है या जो हमारे यहाँ गर्दो गुबार है, उसकी वजह से आई इन्फेक्शंस लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनमें बच्चों में भी एक जो है बड़ी हम देख रहे हैं कि तादाद है,
बड़ों को भी होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है और कैसे क्योर होते हैं? देखिए, दिस इज़ बेसिकली एक होता है वायरल इन्फेक्शन होता है ना, जो कि बच्चों में भी कॉमन है और एडल्ट्स के अंदर भी कॉमन है। और ये एक एपिसोडिक होता है। फॉर एग्जांपल, आपको इन्फेक्शन है, आप यहाँ पे आ गए, आपके साथ जो क्या कहते हैं सराउंडिंग के अंदर जितने भी बंदे हैं उनको भी लग सकता है, ठीक है, थ्रू कॉन्टैक्ट लगता है। तो इसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक। तो कंजक्टिवाइटिस की डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना। कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ आंखें लाल होती हैं, और साथ साथ ये कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसको केराटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अच्छा। ठीक है। और एक फॉर्म ऐसी होती है जिसमें इसमें कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ गला भी इन्वॉल्व होता है, जिसको कहते हैं सोर थ्रोट। ठीक है। तो उसको कहते हैं फेरेंजियो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं इसको। और बाज़ औक़ात उसके साथ साथ जो कान के आसपास जो लेम्फ नोड्स होते हैं वो भी इनलार्ज हो सकते हैं। यानी कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड विद द लेम्फ नोड्स, यानी लेफ्ट एडिनोपैथी भी इसको कहते हैं। तो ये बेसिक होता है, मगर ये बेसिकली इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जो कि सेल्फ ट्रीटेड होता है, जो कि 7 to 40 डेज़ के अंदर, 14 डेज़ के अंदर ऑटोमेटिक रिजॉल्व कर जाता है ये। अच्छा, ठीक है कोई ना? इसमें दवा वगैरह की नहीं नहीं, ट्रीटमेंट ये है कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम नॉर्मली इसमें एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं और टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस। सही। तो बेसिक ये ट्रीटमेंट होती है। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस होता है, घर में किसी भी बंदे को है, तो वो इमीडिएट कॉन्टैक्ट करे डॉक्टर के साथ और जो भी अकॉर्डिंगली इसकी ट्रीटमेंट है उसको फॉलोअप करे, नंबर 1। नंबर 2, ही और शी हैज़ टू वेयर द ब्लैक ग्लासेस, ताकि उसकी कंटामिनेशन के चांसेस कम से कम हो, और अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट है उसको आप फॉलो करें उसको। अच्छा, हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल लोग नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं, और स्क्रीन टाइम भी में यकीनन बहुत ज़्यादा मैटर करता है या नहीं करता है। ये इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों नज़र कमज़ोर हो जाती है बच्चों में भी और बड़ों में भी? देखिए स्क्रीन टाइम के अंदर आपके पास मोबाइल भी आता है, टैबलेट भी आती है, और टेलीविज़न भी आता है आपके पास, और लैपटॉप भी आता है ना। तो अगर आप प्रीवियसली अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 2 डिकेड्स पहले चले जाएं, 20 ईयर्स बिफोर, और अभी की लाइफ को कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि एक आम बंदे का भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आप एस्टिमेट करें तो 24 आवर्स में से नॉर्मली एक बंदा 7 से 8 घंटे स्क्रीन टाइम को यूज़ कर रहा है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतनी ज़्यादा हैज़र्ड्स होंगे, जितनी बड़ी स्क्रीन है उसके हैज़र्ड्स कम होंगे। रीज़न क्या होता है कि आपके पास जितने भी स्क्रीन्स हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या आपके पास फुल स्क्रीन हो टेलीविज़न की, उसमें से ब्लू लाइट एमिट होती है, जो कि डेंजरस होती है फॉर द कॉर्निया के लिए, अगर आप उसको प्रोलॉन्ग यूज़ करें। अगर आप उसको प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं ब्लू लाइट को, जो कि एक आम बंदे को नहीं पता होता, तो इट विल कॉज द मैक्युलोपैथीज, पीछे जाके पर्दे पे असरअंदाज होती है, जो कि आपको आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद पता चलेगा कि उसका इफ़ेक्ट आ रहा है पर्दे पे। और साथ साथ सिर्फ इसके क्या कहते हैं आई के डिसऑर्डर्स नहीं होते, इसके स्लीप डिसऑर्डर्स भी आते हैं और मूड डिसऑर्डर्स भी आते हैं इसके साथ साथ। अगर आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स भी आएंगे आपके, और मूड डिसऑर्डर्स भी साथ साथ आएंगे। तो प्रिवेंशन का इसका एक बेसिक ये है कि यू हैव टू, आप इसको कम से कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि एक बड़ी स्क्रीन को यूज़ करें आप। डॉक्टर खुर्रम है हमारे साथ इस वक्त मौजूद? अच्छा, तो हम यकीन बहुत सारी वजूहात होंगी। एक तो स्क्रीन नज़र कम होने की वजह है, इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आंखों का कमज़ोर होना यंगस्टर्स के अंदर, बच्चों के अंदर हम ज़्यादा देख रहे हैं? चलें, जो एजड लोग हैं उनको तो बाय द एज या बाय द टाइम उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए मेन फैक्टर्स तो होता है इसका जेनेटिक्स होता है। अच्छा, नंबर वन फैक्टर है जेनेटिक्स है। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के अंदर नंबर कॉमन है, आपकी वालदा को है, वालिद को है, भाइयों को है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ फैमिली के अंदर भी रन करती है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, एशिया में रह रहे हैं, ये 3rd वर्ल्ड कंट्री है, तो इसमें लोगों का फॉलोअप्स डॉक्टर के साथ बहुत कम है। ऐसा ही। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक बच्चा मैट्रिक क्रॉस कर लेता है, कभी उसने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को उसने यानी विजिट नहीं किया होता, तो जो डिजीज़ उसमें होती है, या जो छोटा सा भी फैक्ट, फॉर एग्जांपल उसको छोटा मोटा नंबर है, उसने कभी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज। ठीक, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज। उसके बाद एट द एज ऑफ 40 प्रेसबायोपिक चेंज आती हैं, जो कि हर बंदे को आती हैं, उसमें भी आपको नज़दीक के क्लासेस लगते हैं। उसके बाद जब आप 60s को क्रॉस करते हैं, तो पीछे मैकुला के प्रॉब्लम्स आते हैं, कैटरेट के प्रॉब्लम्स आते हैं, ग्लाउकोमा के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मस्ट ये है कि आपको अपने डॉक्टर से इन कांटेक्ट करना चाहिए, नॉट
5 साल बाद, 10 साल बाद, एवरी 6 मंथली, एवरी ईयरली आपको मस्ट है कि आप एक विजिट करें। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई आईसाइट चेक जब करवाएं। वंस यू स्टार्ट द स्कूल गोइंग अप हो गए, आपको 6 मंथ आपको मस्ट है कि आप चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। अच्छा, कैसे पता चलता है कि किसी शख्स की आई साइट वीक हो रही है? क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, आप अमूमन लोग ये अक्सर कहते हैं सर में दर्द हो रहा है तो आई बिल्कुल साइट। बिल्कुल अक्सर बच्चों को देखते हैं, फॉर एग्जांपल वो टीवी बहुत नज़दीक जाके देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्यों देखते हैं? हम उनको कहते हैं यार बच्चा शरारत कर रहा है या उसको बेसिक रीज़न क्या उसको नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जब आपको नज़र नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? उस करीब चीज़ जाएंगे। के करीब जाके उसको विजुलाइज करेंगे। स्कूल बच्चा जाता है, पीछे बैठता है, ब्लैक बोर्ड उसको नज़र नहीं आता, मिस कहती है भाई आप इन फ्रंट पर आके देखें। ये एक रीज़न्स हैं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो ये मस्ट है। और दूसरा, जैसे ही आप 35 को क्रॉस करें, 40 के नियर आएँ तो आपकी नज़दीक की विजन आपकी डिस्टर्ब होगी। तो ये एक इंडिकेशंस होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपकी विजन डिस्टर्ब कर रही है या विजन आपकी कम हो रही है आपकी। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। एक चश्मा लगाते हैं लोग अमूमन, तो उस चश्मे का सही इंतखाब, क्योंकि ग्लासेस में भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारी जो है वैरायटीज़ आती हैं अब, तो वो कैसे चूज़ करना है? और फिर लेज़र्स कैसे, आप लेज़र कराना फ़ायदेमंद होता है? क्या चीज़ यूज़ करें अगर नज़र कमज़ोर है तो? देखिए, नंबर 1 आपने कहा, आपका पहला क्वेश्चन है चश्मे का इंतखाब, ठीक है? तो कोई भी फ्रेम ले लें। तो चश्मा नॉर्मली जो ग्लास होता है 2 टाइप्स का होता है, एक शीशे का होता है, एक प्लास्टिक का होता है, ठीक है? जिसमें से आप देख रही होती हैं चश्मे से, एक ग्लास होता है, एक प्लास्टिक होता है। तो नॉर्मली बच्चों में तो हम रिकमेंडेड करते हैं प्लास्टिक करते हैं। पर कोई ट्रॉमा हो जाए, चोट हो जाए, खेल रहा है, उसको लग जाए तो कम से कम प्लास्टिक ब्रेक नहीं होगा और जाके उसको डैमेज नहीं करेगा, ठीक। और इंक्रीजिंग एज के साथ साथ बहुत से ऐसे होते हैं जिनको एक साथ 2 नंबर चाहिए होते हैं, दूर का भी नंबर होता है, नज़दीक का भी नंबर होता है। फिर इसको एक पर्सन है वो 2 नंबर कैसे कैरी ऑन करें, तो उसको हम देते हैं बायफोकल ग्लासेस कहते हैं। एक ही शीशे में 2 ग्लासेस आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं ग्लासेस होते हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस में उसमें क्वालिटीज़ भी होती है ना, कि यूवी रेस को भी प्रोटेक्ट करता है, एक सादा भी होता है। कौन से यूज़ करने चाहिए? बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं या पीपल्स होते हैं जो कि एक्सपोज होते हैं सनलाइट को ज़्यादा, क्योंकि सनलाइट के अंदर नॉर्मली आपको यूवी फिल्टर्स लगाने चाहिए। यूवी फिल्टर्स आप लगाएं सनलाइट के अंदर, क्योंकि सनलाइट के अंदर ऐसी रेजेस होती हैं जो कि जाके आपको कॉर्निया को, पीछे रेटिना को आपको डैमेज कर सकती हैं। तो यूवी फिल्टर ग्लासेस हो तो अच्छी बात है। अच्छा, जिनकी आंखें कमज़ोर नहीं है, बहुत से फोटोसन ग्लासेस भी पहनते हैं। आंखें कमज़ोर नहीं है उनको भी कम से कम फोटोसन ग्लासेस पहनने चाहिए। वो क्या होते हैं, उसमें क्या करते हैं? फोटोसन ग्लासेस में होता है कि जिस तरह रेज ऑफ लाइट को वो थोड़ा सा जो एक्सपोजर हो रहा होता है आपकी आंख पे उसको कम कर देता है। और बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कि फोटोफोबिक होते हैं, एकदम सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एकदम एक्सट्रीम लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप फोटोफोबिक ग्लासेस पहने। या बहुत से आपने पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे जो कि वाइट होते हैं, एल्बिनोस जिसको कहते हैं। तो नॉर्मली हम एशियंस में जो पिगमेंट्स होते हैं ज़्यादा होते हैं हमारे ना, हम जितने भी ब्लैक पीपल्स हैं इसमें पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं, हम लाइट्स जितनी भी लाइट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मगर जो वाइट पीपल्स होते हैं एल्बिनोस, उसमें जो मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसको तो हम प्रिस्क्राइब करते ही हैं कि आप फोटोसन ग्लासेस पहने। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि हाउ टू गेट इट ऑफ द ग्लासेस, तो किस तरीके से चश्मे से निजात की जाए। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम इस पे बात करेंगे कि जिनको चश्मा लगा हुआ भी है उसको नंबर को बढ़ने से कैसे रोका जाए, चश्मे से छुटकारा मिल सकता है या सारी ज़िंदगी आपने चश्मा ही लगाना है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बात हो रही है आंखों के हवाले से। अगर आपके भी कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से यहाँ पर जो भी मशवरा है वो ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब ये कि जो चश्मा है, किसी की नज़र कमज़ोर हो जाए, एक तो नंबर बढ़ता ही है साथ साथ या पीछे भी आता है, इस हवाले से भी बताइएगा। फिर चश्मे से छुटकारा कैसे मुमकिन है? अच्छा, नंबर आपका क्वेश्चन है कि बढ़ता है या कम होता है। नंबर तो नॉर्मली इंक्रीज़ करता है विद द एज, मगर ये स्टैटिक आता है एट द एज ऑफ 22 से लेके 24 तक आकर रुक जाता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है एट द एज ऑफ 6 या 7, अगर उसको -2 का या +1 के ग्लास लगते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज इन नंबर।
-2 से -3 होगा, 3 से 4, 4 से 5 पे जाएगा। अच्छा, वो लोग ये Reason- कह रहे थे ना चश्मा पहना के रखो बच्चों को, तो ये सही भी हो सकती है। नहीं, उसका रीज़न ये होता है कि बॉडी की ग्रोथ होती है। जब बॉडी की ग्रोथ होगी तो आई का साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। तो चश्मे का नंबर डिपेंड ही करता है आई के साइज़ पे। जितनी आँख बड़ी होती जाएगी उसी लिहाज से नंबर बढ़ता भी जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आई का एक साइज़ होता है, स्पेसिफिक साइज़, जो कि 22 से लेके 24 तक एज पे आके रुक जाता है। साइज़ होता है 22.5 मिलीमीटर्स का आता है, ठीक है ना। तो उस एज पे आके बच्चे का नंबर रुक जाता है। उसके बाद भी अगर नंबर बढ़ता है तो इट इज़ नॉट द फिजियोलॉजिकल, देन इट इज़ पैथोलॉजिकल। नॉर्मली 24 साल या 25 साल की उम्र में बच्चे का नंबर रुक जाना चाहिए उसका, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि उसका स्टार्ट कितने पे हुआ। फॉर एग्जांपल उसका स्टार्ट ही -3 -4 पे होता है, ज़्यादा बच्चे का नंबर -8 -10 तक जाएगा। स्टार्ट ही 0.5 0.25 पे होता है तो 3 4 तक जाता है। तो ये तो आपकी बात हो गई, नंबर्स पे बात हो गई। नंबर 2, पीछे नहीं आता किसी भी नहीं, जो कहते हैं पीछे- चश्मा पहने रखो तो कम हो नहीं, जाएगा, नहीं, वापस हो पीछे। जाएगा, अक्सर ये होता है कि रुक सकता है मगर खत्म नहीं होगा। बैक नहीं हो सकता, ठीक है। बैक नहीं हो सकता। सही। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि हाउ टू गेट इट ऑफ द ग्लासेस। उसके लिए कि नंबर 1 हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। क्योंकि मैंने आपको कहा कि एज पेशेंट की होनी चाहिए 22 से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए, अबव 20 होना चाहिए। नंबर 2, 2 से 3 साल तक उसका जो नंबर है रुका हुआ हो। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है -4 या -5 पहन रहा है, तो 1-2 साल से -4 या 5 पे नंबर उसका रुका होना चाहिए। तो ये एक आइडियल कंडीशंस होती हैं फॉर द लेज़र्स, कि हम उसको लेज़र्स कर सकते हैं और उसका चश्मा उतार सकते हैं। फिर लेज़र्स की भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लैसिक सर्जरीज हैं, फेमटो लेज़र्स हैं। तो ये एक तो प्रोसीजर्स ऐसे हैं। इनमें सबसे अच्छा प्रोसीजर कौन सा है जो कि लॉन्ग भी करता है और जिसका कोई नुकसान भी ना हो? देखिए, नुकसान तो हर सर्जरी का है, मगर इफ़ यू आर इन द सेफ हैंड्स तो उसका नुकसान कम से कम ठीक होता है। सेफ हैंड्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशंस, ये दोनों डिपेंड करते हैं। और नंबर 2, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ द पेशेंट पे भी काउंट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे आप लेज़र अप्लाई करते हैं उस पर भी काउंट करता है कि उसकी ग्रिप कितनी है, मोटाई कितनी है। क्योंकि नॉर्मली हम जो लेज़र्स अप्लाई करते हैं ऑन द कॉर्निया, जैसे आप अगर किसी की आंखों में देखें तो काली पुतली जो नज़र आती है इसको कॉर्निया कहते हैं। इसको हम लेज़र इस पे अप्लाई करते हैं। तो मगर ये हम एशियंस की ये जो काली पुतली होती है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस पर हम लेज़र अप्लाई करते हैं तो इससे नंबर रिमूव कर सकते हैं। जितनी इसकी थिकनेस होगी ज़्यादा, उतना हम आसानी से नंबर रिमूव कर सकते सही है। कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और क्या कहना चाहते हैं? टीवी का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजिए और बात कीजिए। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। हेलो हम आपको सुन रहे हैं, आप टीवी की आवाज़ कम कीजिए और पूछिए क्या पूछना है आपको। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। साहब, रमशा यहिया बात कर रहा हूँ। जी याहिया साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र है, आपके डॉक्टर को बहुत सलाम हो। और आंखों का मैं ये रमशा कहना चाहूँगा, हम लोग बड़े लीस्ट बॉदर होते हैं अपनी आंखों के बारे में और दांतों के बारे में। जब बिल्कुल ही खराबी हो जाती फिर वो जाते हैं हम डॉक्टर के पास। तो हमें आंखों की केयर करनी चाहिए। डॉक्टर से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो डॉक्टर सवाल ये है कि जो हमारे जो एक्चुअली होता है कि हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं ना, तो उस वक्त वो आंखें भी देख रहा होता है, ड्रॉप्स भी डाल रहा होता है। बाज़ दफ़ा वो जैसे ग्लाइकोमा है, वो अगर आपने इनिशियल लेवल पे नहीं पकड़ा तो जाहिर बात है आदमी ब्लाइंड भी हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये पीरियोडिक आंखों की मेंटेनेंस में ख्याल करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो हमें और कितने दिन बाद हमें आंखें दिखानी चाहिए। दूसरा सवाल ये कि जो हम लोग लेंसेज लगा, जैसे मैंने ऑपरेशन हुआ, मैंने तो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन कराया। लेंसेज के बारे में भी ये बड़ा होता है कि लेंस दिखाने का तरीका और लेंस की क्वालिटी, अगर लेंस की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो कैसे हम जो है ना उसको क्या स्टार्ट होंगे। प्लस ये कि जो लेंस, भाई डॉक्टर हम तो डिपेंड कर रहे हो ना, हमें कैसे पता चलेगा ये लेंस ऑथेंटिक है या कोई इसकी क्वालिटी अच्छी है, वो हमें किस तरह पता चलेगा, ये इस बारे में कुछ बताइएगा। जी डॉक्टर साहब। आपके 2 क्वेश्चन से, एक तो नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका है कि लेंसेज पेशेंट्स किस तरीके से चूज़ करें लेंस की क्वालिटीज़ ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, देखिए ये डिपेंड करता है आपके बजट पे ना, कि हाउ इज़ द बजट। आप इवन कोई कपड़ा भी लेना चाहें तो वो एक लोकल भी होता है, इम्पोर्टेड भी होता है, सब चीज़ें होती है ना। मगर जिस तरीके से हमने देखा है कि जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ द लेंस होगी उतने अच्छे विजुअल आउटकम्स आते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। क्योंकि जितना अच्छा लेंस होगा उतनी अच्छी उसकी फिनिशिंग होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक लेट से
पाकिस्तानी गाड़ी है, सुजुकी गाड़ी है, और इसके अगेंस्ट कोई टोयोटा की जापानीज़ गाड़ी होती है या जर्मनी की BMW है, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। तो जितनी अच्छी लेंस की क्वालिटी होगी उतनी अच्छे आपके विजुअल आउटकम्स आएंगे। ये तो नंबर 1 है। और ये टोटल डिपेंड करता है आपके बजट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही पुअर पेशेंट है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ऑपरेट करा सकूँ, तो ज़ाहिर बात है एक लेसर क्वालिटी की तरफ जाते हैं ताकि कम से कम उसका काम, उसका विजन तो आए उसको। मगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो, तो यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट वन, यू हैव टू फॉर द बेस्ट वन। अच्छा, दूसरे आजकल लेंसेज के अंदर, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था कि यूवी फिल्टर लेंसेज भी आ गए हैं। अच्छा, यूवी फिल्टर लेंसेज भी हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे आँख में लेंस डाला हुआ है, असल में कैटेड होता क्या है? कैटेड ये होता है कि आपकी आँख के अंदर जो लेंस पड़ा हुआ है उसकी क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। जैसा शीशा पुराना हो जाए, शक्ल देखेंगे तो आपको टेढ़ी बड़ी नज़र आएगी उसके अंदर, 15-20 साल पुराना, तो उसके अंदर ओपेसिटीज़ आ जाती हैं जिसको कैटेड कहते हैं। देन वी हैव टू रिमूव द कैटेड और उसको हम चेंज करते हैं बाय द आर्टिफिशियल लेंस। तो आर्टिफिशियल लेंस जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा और जितने उसमें चीज़ें होंगी, यूवी फिल्टर्स भी आते हैं, एस्फेरिकल भी लेंसेज आते हैं, फिर आपकी बात हुई कि बाईफोकल लेंसेज भी आते हैं, ट्राईफोकल लेंसेज भी आते हैं, पैनॉप्टिक लेंसेज भी आते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बाईफोकल लेंसेज, तो हम ऐसे लेंसेज डालते हैं जो कि सिर्फ दूर दिखाए, मोनोफोकल लेंसेज डालते हैं। सही। एक पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, भाई आप मुझे ऐसा लेंस डालें जो कि दूर नज़दीक दोनों के विजन को बराबर करें, तो हम उसमें ऐसे लेंसेज डालते हैं जो कि दूर भी दिखाता है, नज़दीक भी दिखाता है। सही। और एक पेशेंट कहता है मुझे सारे, एक विजन होती है फॉर, एक होती है नियर, एक होती है इंटरमीडिएट, जिसमें आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एक कहता है यार मुझे सारी विजन बराबर होनी चाहिए मेरे, तो उसमें हम एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लेंसेज में जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द बजट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का यार बजट का क्या सवाल ये भी था कि ख्याल कैसे रखना है आंखों का। आपने वो तो बताया कि चेकअप्स हर 6 मंथ्स के बाद आप कोशिश करेंगे कराएं, लेकिन इस सवाल का जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो डॉक्टर साहब, वक्त चूँकि अब कमी रह गया, तो ये बता दीजिए कि कैसे अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं और ताकि आप डिफरेंट बीमारियों से भी बच सकें, और उनको क्योर करना किस तरह से चाहिए? देखिए, सबसे मस्ट है कि आपका फॉलोअप हो डॉक्टर के साथ ना, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन होगा, और क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपके नंबर्स कम हैं आँख के अंदर ना, आपके नंबर्स भी कम हो सकते हैं। जैसा पेशेंट का जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था, पेशेंट को ग्लूकोमा भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी पीछे पर्दे पे असर आ सकता है, आपका जो पर्दा है कुदरती तौर पर वो उसमें थिनिंग भी हो सकती है उसके अंदर। सही। तो ये सब चीज़ें अब एक आम एक लेमैन को तो पता नहीं चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ग्लूकोमा का है, तो ग्लूकोमा के अंदर जो सेंट्रल विजन जाती लास्ट के अंदर है, ग्रेजुअली जो उसकी विजन जारी होती है, पेरिफेरल विजन जारी होती है। फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग स्ट्रेट, मगर आप एक आइलैंड पूरा देख रहे हैं आपके सराउंडिंग के अंदर ना, तो ग्लूकोमा में ये होता है कि सराउंडिंग विजन जारी होती है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता। तो अब हमारे पास आता है बिल्कुल एंड स्टेज के अंदर आता है, डॉक्टर साहब हमारी मेरी तो विजन ही चली गई सराउंडिंग की। जिस वक्त हम देख रहे होते हैं एट दैट टाइम 90% 80% विजुअल लॉस के साथ होता है पेशेंट। तो बहुत नंबर 2 द डायबिटीज़, पेशेंट डायबिटिक का है और 10 साल डायबिटीज़ हो गए, 15 साल डायबिटीज़ हो गए, उसने कभी अपने पीछे पर्दे का चेकअप ही नहीं कराया। जब हमारे पास आता है एंड स्टेज के अंदर होता है, तो इसका पूरे का सिनेरियो का एक ही आंसर है कि यू हैव टू फॉलो फॉर द डॉक्टर्स आफ्टर एवरी 6 प्रॉपर चेकअप कराएं। कॉलर भी क्विकली वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है थोड़ा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, एक आई साइट थोड़ी कमजोर हो गई है, तो एक तो उसका हल बताएं कि क्या उसका ड्राफ्ट वगैरह कौन से डालने चाहिए, और दूसरा मुझे जो ना एक डिजीज है जिसको और से आम बहुत उसकी जो ना काला पानी जिसको बोलते हैं, तो उसके मैं ड्राफ्ट डाल रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब ने ये मशवरा दिया है कि इसको ऑपरेट आप करवा लें। एक का मैंने किया है, दूसरा का उसने मना किया है कि इसकी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो उसका भी देना है कि ये ड्राफ्ट हम जो है वो डालते रहें, या उसका कोई और भी कोई हल है।
और बच्चों को कौन से ड्रॉप डालें जो उसकी ज्यादा नजर जी खराब डॉक्टर ना साहब, हो? वेरी क्विकली। देखिए बच्चों को तो आप अवॉइड करें फॉर द मोबाइल्स, टू द पॉइंट यूज़ करें, दिस इज़ द मेन थिंग। फिर भी प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सेकंड थिंग, इन्होंने कहा ग्लोकोमा। देखिए ग्लोकोमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इरिवर्सिबल विजुअल लॉस है। एक दफ़ा आपकी नज़र चली गई, जो है डॉक्टर साहब को बचा नहीं है। उसके लिए आपको जो भी ड्रॉप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, यू हैव टू यूज़ द ड्रॉप्स टिल लाइफ, पूरी अच्छा। ज़िंदगी आपको यूज़ करना है। और जैसे डॉक्टर ने कहा एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, 2 दफ़ा ड्रॉप डालना है, 3 ड्रॉप से आपको यूज़ करना है। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि आई वांट टू गो फॉर द सर्जरी। अच्छा, ग्लोकोमा में ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रोल द, क्योंकि ग्लोकोमा में नॉर्मली पेशेंट का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आंखों का दबाव, सही तो है। यू हैव टू कंट्रोल द प्रेशर इन द ऑफ द आइज़। सबसे पहले हम मेडिकेशन से प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग बाय द मेडिकेशंस, सेकेंड ट्रीटमेंट यहाँ पर लेज़र्स की आती है। उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करे, देन वी विल गो फॉर द सर्जरीज। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द पेशेंट, वी हैव टू सी द स्टेज ऑफ द पेशेंट, किस स्टेज पर है, मेडिकेशन से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेडिकेशन डालने सही। से पीछे पर्दे पे असर जो है कम हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए। और ये चीज़ें जो है ना वो वैरी कर रही होती हैं पेशेंट टू पेशेंट, तो आप जाके ज़रूर कंसल्ट कीजिए जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, तो आप उनसे कंसल्ट ज़रूर कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद हसी साहब, आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ। रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पास।